इसमें आज बात करेंगे हम सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, यानी समाज और पर्यावरण। जो पर्यावरण है हमारे आसपास, उसको हम इफेक्ट करते हैं। हम जो भी काम करते हैं वो इफेक्ट होता है और वो हमें इफेक्ट करता है। यानी कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण में सब कुछ आता है। इसमें पेड़ पौधे आते हैं, इसमें जानवर आते हैं, वो चीजें आती हैं जो आपको आंखों से नहीं दिखती है। तो जो सिटीज में रहते हैं, यानी जो शहरों में रहते हैं, वो खाना कहां से पाते हैं? वो खाना पाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं सिटी में रहता हूं, तो मुझे खाना कहां से मिलेगा? वो आता है विलेज से। सिटी में तो आप देखेंगे कहीं पैदावार तो होती नहीं है, तो खाना विलेज से आता है शहरों में। और जो विलेजेस हैं, और अगर कहें कि जो सिटी वाले भी हैं, वो भी फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, रिवर हो गई, सी शोर हो गया, जहां से भी कोई रिसोर्स आ सकता है, संसाधन आ सकता है, जैसे पानी, वाटर, फ्यूल, वुड, फॉडर, यानी हम इन संसाधनों का उपयोग करते हैं जहां से खाना बनता है। और हम जो जीते हुए प्लांट हैं और एनिमल्स हैं, उनके ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो एक तरीके से ये एक नेटवर्क बन गया, यानी वेब बन गया। ये एक नेटवर्क बन गया कि किस तरीके से जिंदगी जी जाती है। जो भी हमारे आसपास है वो सारा का सारा एनवायरनमेंट है, सारा का सारा ये पर्यावरण है। इसमें कुछ भी आप ले लें। और हमारी जो जिंदगी है वो डिपेंड करती है फ्लोरा और फौना पे। फ्लोरा और फौना क्या हुआ? पहले मैं आपको बताऊं कि हमको खाने के लिए क्या क्या चाहिए। हमें प्याज चाहिए, आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, सब्जी चाहिए, जो भी सीरियल्स हो, चाहे खाद्यान्न हो, दलहन हो, तिलहन हो, वो सब हमें चाहिए। भुट्टा आप देख रहे हैं, केला देख रहे हैं, पपीता देख रहे हैं आप, कद्दू है यहां पर। ऐसे आपको ऑयल चाहिए, फिर मुर्गी चाहिए, मुर्गी का अंडा चाहिए, मछली चाहिए, गोश्त चाहिए। तो फ्लोरा और फौना, इसको फ्लोरा और फौना का मतलब ये होता है, फ्लोरा आप ये समझिए, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, फ्लावर के शब्द से याद कर सकते हैं। फ्लोरा फ्लावर, तो जो भी फ्लोरा होगा इसका मतलब पेड़ पौधों की बात हो रही है। फौना का मतलब होता है जानवरों की बात हो रही है। तो फ्लोरा और फौना का अंतर ये समझ लीजिए, ये सारे पेड़ पौधे हैं जो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, और जो जानवर हैं वो भी आपको हर जगह मिल जाएंगे। हर जगह पे अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग जानवर और पेड़ पौधे होते हैं, ये सब चेंज होते हैं। तो हम बात कर रहे थे फ्लोरा और फौना की। अगर आप स्कूल की बात करें, अपने स्कूल की बात करें, तो वहां पर भी तो एक पर्यावरण है। वहां पर भी तो एक ये कहें कि आप जहां भी रहेंगे, स्कूल में बैठे हैं, तो आसपास जो चीजें हैं वो पर्यावरण बन जाएगी। जैसे आप यहाँ रहते हैं, ये आपका घर है, तो ये पेड़ पौधे, ये पानी, ये पत्थर, ये बगल की जो बिल्डिंग्स हैं, वो भी आपके एनवायरनमेंट में आ जाएंगी। तो स्कूल में दो चीजें आएंगी, एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा कि भाई एक बिल्डिंग हो, एक बहुत शानदार इस तरीके से एक बिल्डिंग हो, इसमें क्लासरूम्स हो बहुत बेहतरीन, इसमें लाइब्रेरी हो जहां किताबें पढ़ सकें, लैब हो यानी आप प्रैक्टिकल कर सकें, कॉरिडोर्स हो अच्छे, या जहां आना जाना एकदम खुले विचार में हो, या खुले उसका साइज बड़ा हो, किचन हो, वहां पर पेशाब पैखाना करने के लिए टॉयलेट्स हो, गार्डन हो अच्छा जहां पर बच्चे महसूस कर सकें एनवायरनमेंट को, और प्लेग्राउंड हो। तो कहने का मतलब यह है कि एक अच्छा फिजिकल एनवायरनमेंट तब होता है जब एक बच्चे स्कूल जाना पसंद करते हैं। इसी के अलावा जैसे मैंने बताया, स्कूल में दो एनवायरनमेंट होते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये फिजिकल एनवायरनमेंट का है, यानी भौतिक एनवायरनमेंट का, भौतिक पर्यावरण का है। एक है इसमें सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या आता है? सोशियो मतलब होता है सामाजिक, कल्चरल मतलब होता है कि जिसमें हमारी संस्कृति आ जाती है। तो इसमें क्या क्या हम जोड़ेंगे? मैनिफेस्टेड एक शब्द आया है इसमें, उसका मतलब होता है प्रकट होना या फिर प्रेजेंट करना। तो क्या क्या प्रेजेंट कर सकते हैं हम सांस्कृतिक एनवायरनमेंट में, कि भाई टीचर कैसे पढ़ाई करा रहे हैं, स्टूडेंट की क्या क्या एक्टिविटीज आपने कर रखी है, और बच्चों का और टीचर का पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए क्या एटीट्यूड है, क्या सामाजिक व्यवहार है, किस तरीके से बच्चे डिसिप्लिन है, स्कूल डिसिप्लिन है, यानी सब एक बात मान रहे हैं, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। दूसरे की जो जाति है, उसका धर्म है, जहां से वो आता है, जिस क्रीड से, वो सबकी रिस्पेक्ट की जा रही है, और स्टूडेंट्स वहां पर अचीव कर रहे हैं, 10th में अच्छे मार्क्स, 12th में अच्छे मार्क्स, गेम्स में अच्छा कर रहे हैं। ये सब आ जाता है आपके सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में। तो दो आपके स्कूल के एनवायरनमेंट हो गए, ये फिजिकल और ये सोशो कल्चरल। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो विकास हो रहा है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, यानी लोगों की सैलरी बढ़ रही है,
इंडस्ट्रीज लग रही हैं, बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट, नए नए इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हो रहे हैं। तो इसके कारण एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन अगर आप देखें कि कोई भी इंडस्ट्री आप लगाएंगे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, तो वहां पर ये उत्सर्जन होगा, क्योंकि कोई ना कोई चीज भट्टी होगी, आग लगेगी, कुछ ना कुछ चीजें होंगी, तो एनवायरमेंट, पर्यावरण को इसका असर झेलना पड़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ ये पॉल्यूशन ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जब हम कृषि की बात करते हैं तो क्या होता है, हम यहां पर अगर बहुत अच्छी कृषि करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको फर्टिलाइजर्स लगाने पड़ेंगे, यानी उर्वरक लगाने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड्स, यानी जो पेड़ों को खा जाते हैं, पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको आप हटाना चाहते हैं, वरना वो पूरा का पूरा आपका एग्रीकल्चर या क्रॉप खा जाएंगे। या ये कहें कि हम हाइब्रिड क्रॉप यूज कर रहे हैं, यानी क्रॉप जो कम समय में, ऐसी क्रॉप जो कम समय में आपको पैदावार दे दे और ज्यादा पैदावार दे दे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि जब हम केमिकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो इससे सॉइल और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। कैसे? देखिए, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, और उसको कृषि का इंटेंसिफिकेशन हो जाता है जबरदस्त तरीके से, आप पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, आप जो भी सामान इसमें यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, उर्वरता जब कम हो जाएगी, यानी जो इसकी फर्टिलिटी है, किसकी, मिट्टी की, वो कम हो जाएगी। और दूसरा ये है कि यहां पर जो भी आप चीज डालेंगे वो अल्टीमेटली तो जमीन पे जाएगा, कोई ना कोई उसे खाएगा या पिएगा। जो आप पेस्टिसाइड वगैरह डाल रहे हैं वो तो कीटनाशक है ना, कीटनाशक तो नुकसान पहुंचाता है। तो जो ज्यादा केमिकल आप यूज करेंगे इस पैदावार को बढ़ाने के लिए, वो जमीन को, यानी कि सॉइल को और एनवायरमेंट को, पर्यावरण को, दोनों को ही खराब करेगा। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण का जो बैलेंस है, यानी उसकी जो स्टेबिलिटी है, वो खराब हो जाएगी। तो होता यह है कि हमको जरूरत है कि हम जो आज का हमारा समय है, आगे के लिए भी सोचे कि हमारे बच्चे जो होंगे, उनके बच्चे जो होंगे, तो हमको इस तरीके से करना चाहिए कि सस्टेनेबल मैनर में, सस्टेनेबल मतलब वो हम यूज भी कर लें, इस्तेमाल भी कर लें, आज यूज कर लें रिसोर्सेस को, संसाधन को, और आगे के लिए, यानी कि अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए भी इसको रखा जाए। ठीक है, इस तरीके से मेंटेन करें। तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है पैदावार करें लेकिन सही तरीके से करें। जैसे आप जैविक पदार्थ का यूज कर सकते हैं, उर्वरक का यूज कर सकते हैं। ऐसा करें जो भी आप डिजाइन करें, जो भी चीज बनाएं, वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी पर्यावरण के हिसाब से होनी चाहिए। सोलार पैनल का इस तरीके से यूज कर सकते हैं, आप सोलार पैनल का यूज कर सकते हैं। घर ऐसे बनाएं जो एनवायरमेंट, पर्यावरण के हिसाब से सही हो। तो यहां पर अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कुछ पॉलिसी, इसमें कई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, यानी निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व है, इस तरीके से कई चीजें बताई गई हैं। तो एनवायरमेंट की जो क्वालिटी है, इसका मतलब पर्यावरण की के गुण या क्वालिटी कह दें, वो क्लियर आपको आर्टिकल 48A में दिया गया है। और 48A ये कहता है कि जो स्टेट है, स्टेट में आप पूरा देश ले आइए, यहाँ चाहे आपके स्टेट, जो अलग अलग स्टेट्स है, हमारे पास 28 स्टेट्स है, उनकी बात कर लीजिए, कैसे पर्यावरण को बचाना है और कैसे हमको फॉरेस्ट को, यानी हमारे जो जंगल हैं और वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना मैंने आपको बताया था, जंगली जानवर बताया था, इन सब की रक्षा करनी है। हमको ऐसा करना है, जो भी काम हम करें, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पे खतरा नहीं आना चाहिए, यानी इनको भी बचाना है। तो यह प्रोटेक्शन पर्यावरण का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर दिया हुआ है। यहां शुरू कर रहे हैं सोसाइटी एंड एनवायरमेंट, ये पहला सेशन है। तो सोसाइटी एंड एनवायरमेंट में जो लोग हैं वो कहां रहते हैं, या तो हम विलेज में रहेंगे, गांव में, या सिटीज में रहेंगे, शहर में। और फिर थोड़ा मैं छोटा करते जाता हूं। पहले सबसे बड़ा होता है, मान लीजिए कंट्री है हमारा, उसमें क्या है, अलग अलग स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। ये एक स्टेट हो गया, इसमें डिस्ट्रिक्ट हो गए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सिटीज हैं, और सिटीज के बाद यहां पर विलेजेस है। हमारी मोस्टली जनता जो है वो विलेजेस में या गांव में ही बसती है। यानी सबसे ऊपर हो गया आपका पूरा देश, फिर स्टेट यानी कि अलग अलग राज्य, फिर डिस्ट्रिक्ट पे आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट, और फिर उसके बाद हम सिटीज पे जाएंगे, शहरों पे, और फिर हम विलेजेस पे आएंगे। तो इस तरीके की एक फॉर्मेशन है, और इसी को हम समाज कहते हैं। यही हमारी सोसाइटी है, यही तो समाज हुआ। तो सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सोसाइटी का मतलब होता है समाज, जिसमें हम भी हैं। हम लोग क्या करते हैं, एनवायरमेंट, पर्यावरण के साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं, और हम जब पर्यावरण के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, तो उसको हम चेंज भी करते हैं, उसमें परिवर्तन भी लाते हैं।
तो होता यह है कि अगर हम सोसाइटी है, समाज है, तो हम, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक काम भी करेंगे, यानी जैसे मान लीजिए हम कोई, किसी को जूता चाहिए तो जूते की फैक्ट्री बनेगी। अब जूता जब अगर खरीदा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट, इकोनॉमी में कहीं जूते की फैक्ट्री लगेगी, वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल इफेक्ट उसका हो गई होगा, चाहे आप चाहे ना चाहे। जूता कहाँ से आता है? जानवर के उससे आता है, चमड़ी से आता है। तो तमाम चीजों के साथ हम कहीं ना कहीं अपने कामों के साथ, पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करना ही पड़ता है, ये जरूरी है, ये हम इससे बच नहीं सकते, राइट। अब होता यह है कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो पर्यावरण है, हमारा इकोसिस्टम है, ये भी इफेक्ट करता है, क्योंकि सोसाइटी पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करेगी, पर्यावरण थोड़ा सा परिवर्तित होगा, और ये परिवर्तन क्या करेगा, ये जो पर्यावरण है उसको चेंज करेगा, क्योंकि पर्यावरण का एक बैलेंस है। आपने देखा होगा जब हिरण ज्यादा हो जाते हैं, डियर ज्यादा हो जाते हैं, तो उनको खत्म कौन करता है? उनको खत्म करता है जो कार्निवोरस है, यानी कि जैसे शेर ने कर दिया, लायन ने कर दिया, टाइगर ने कर दिया, ये इस डियर को खत्म करती है ना। बहुत सारे अगर डियर हो जाएंगे, पॉपुलेशन हो जाएगी, तो फिर ये तो पूरे जंगल को खत्म कर देंगे। तो सबका एक बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस है। अब अगर मान लीजिए यहां पर पॉपुलेशन हमारी बढ़ जाती है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, लोगों की तादाद बढ़ जाती है, और क्योंकि जैसे एक आदमी के लिए एक जूता चाहिए, मान लीजिए एक जूता पहनता है, 2 आदमी के लिए 2, 100 आदमी के लिए 100, तो जूता ज्यादा चाहिए होगा आपका, तो उसके लिए ज्यादा बड़ी फैक्ट्री लगेगी, ज्यादा बड़ी फैक्ट्री लगेगी तो चमड़ा ज्यादा चाहिए होगा, और बाकी रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए होंगे, और उसके लिए फिर इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं उससे प्रभाव डालती है। लेकिन अगर हम ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, ज्यादा हम इस पे प्रेशर डालेंगे, तो हमारा पर्यावरण कहीं ना कहीं खराब होने लगेगा, जिसकी हम आज रिजल्ट देख भी रहे हैं। तो अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, जैसे आप ये देखिए, ये इंडस्ट्रीज लगी हुई है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर लगानी ही पड़ेगी, इसका आप इससे बच नहीं सकते आप। और एग्रीकल्चर अगर बड़ा दोनों चीजें एक ही में दिखा रहा हूं मैं आपको। यहां पर आप देखें कि यहां पर इंडस्ट्रीज भी हैं, साथ में एग्रीकल्चर का काम, यानी कि कृषि का काम भी हो रहा है, लेकिन ये इंटेंसिवली हो रहा है, क्योंकि जनता को चाहिए, जनता को खाना चाहिए, जनता को कपड़ा चाहिए, जनता को पहनने के लिए चाहिए, जनता को अपने लग्जरी के लिए सामान चाहिए। क्योंकि हमारी जो आज की कंज्यूमर ओरिएंटेड सोसाइटी हो गई है, यानी कि हर आदमी को कुछ, वो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको उपभोग करना है। उपभोग किस चीज का करना है? सामान का करना है। सामान कहां बनेगा? इंडस्ट्रीज में बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनेगा। तो इससे क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो जबरदस्त तरीके से हम लोग खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो इसमें आप किसी की भी बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होता है, जो प्राकृतिक तौर पे हमको प्रकृति, भगवान देता है, इसमें आप बहुत सारी चीजें ला सकते हैं। जैसे ये पानी है, वाटर है, मिनरल्स हो गए, मिनरल्स। अब इसमें धातु है, अधातु है, सारी की उसकी बात करेंगे हम, मिनरल्स। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए बहुत सारे, जैसे ऑयल जिससे हम बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो क्रूड ऑयल से बनता है, और वुड हो गया, लकड़ी हो गई। तो आप चाहे सन की बात करें, जो सन एनर्जी आती है, यानी हमारे जो सूरज देवता हैं, जंगल हो गए, पत्थर हो गए, मिनरल्स मैंने आपको बताया, जानवर हो गए, हवा हो गई, ऑयल बताया मैंने आपको, पानी और जमीन, मिट्टी, ये सभी के सभी नेचुरल रिसोर्स में आते हैं। और जितना ज्यादा हम इसका उपभोग करेंगे उतना ज्यादा इम्बैलेंस शुरू होगा, यानी स्थिति बिगड़ेगी। तो नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या आता है? नेचुरल रिसोर्स में ये होता है कि वो सारे संसाधन जो प्रकृति हमें देती है। तो रिसोर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या संसाधन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि या तो प्रकृति उसे हमें दे रही है, या हम खुद उसे बना रहे हैं। तो वो सारी चीजें जिसे सब्सटेंस कह रहे हैं, एनर्जी, यानी जहां से हमको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हम कुछ, हमारा शरीर तभी चलेगा, या जानवरों का शरीर तभी चलेगा जब एनर्जी मिलेगी, पेड़ तभी जी पाएंगे जब उनको सूरज की एनर्जी मिलेगी। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, जो हमारे लिए, इंसान के लिए वेलफेयर का काम करते हैं। वेलफेयर मतलब हमको खाना पीना संसाधन से मिलता है, हम गाड़ी चलाएंगे तो हमको संसाधन चाहिए, है ना। तो हम लोग सबके सब डिपेंडेंट हैं कहीं ना कहीं, हर ह्यूमन, हर आदमी, और जितनी जो भी चीज जिसमें जिंदगी है, पेड़ों में भी जिंदगी होती है, तो जितनी भी हैं वो सबके सब डिपेंड किस पे करते हैं? वो सारे के सारे इन संसाधनों पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाता है आपका? देखिए, इसमें वाटर आ जाता है, पानी, जमीन आ जाता है, लैंड, ये आप जो देख रहे हैं, सॉइल इसमें ले आइए, लैंड, सॉइल, रॉक आ गए, पत्थर आ गए आपके, इसमें फॉरेस्ट आ गए, जंगलात, इसमें जानवर आ गए, एनिमल्स आ गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, जिसको हम ऑयल वगैरह कह रहे हैं, ऑयल जिससे, क्रूड ऑयल जिससे हमारा क्या बन रहा है, सारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, चाहे आप डीजल की बात करें, चाहे पेट्रोल की बात करें, ये सब इसी से तो बनते हैं। और मिनरल्स हो गए, यानी जो आपको पत्थर मिलते हैं या ऐसे संसाधन मिलते हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये बेसिस है, जिंदगी इसी से जी जाती है।
यानी एक जिंदगी, एक पूरे अर्थ में, विश्व में जिंदगी इसी से चलती है, बेसिस है, इसके बगैर नहीं चल पाएगी, क्योंकि हम इससे जीते हैं, सरवाइव करते हैं। इन रिसोर्सेस, इन संसाधनों के या इन सब चीजों के बगैर हम जी नहीं सकते, राइट। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनको या तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं, डायरेक्टली हम इसको ले सकते हैं, या हमको ये इनडायरेक्टली भी मिलता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है, जैसे हम क्या है, ह्यूमन बीइंग, हम सीधा का सीधा फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। हम यानी कि फॉरेस्ट पे किससे डिपेंड होंगे, हम फॉरेस्ट पे डिपेंड होंगे अपने खाने के लिए, फूड के लिए, ठीक। बायोमास, बायो मतलब, बायो जहां भी शब्द आएगा इसका मतलब पृथ्वी से रिलेटेड है, या सॉरी बायोलॉजी से रिलेटेड है। जियो होता है बायो, जियो मतलब पृथ्वी, ध्यान रखिएगा, जिस भी शब्द के साथ जियो जुड़ गया पृथ्वी हो गया। ऐसे जिसके साथ बायो जुड़ गया मतलब आप समझ लीजिए इसमें जीने वाले लोगों के बारे में बात हो रही है। तो बायोमास और हेल्थ, यानी आपकी जो आपका शरीर है, रिक्रिएशन, हमको आनंद भी चाहिए और जिंदगी में हमको लग्जरी भी चाहिए, आराम भी चाहिए। तो फॉरेस्ट हमारे काफी सारी चीजों में मदद करते हैं। एक तो क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, यानी जो क्लाइमेट है, अब अगर आप देखें कि अगर आप डेजर्ट में जाएंगे तो वहां आपको कैसे पौधे मिलेंगे, आपको जो भी पौधे मिलेंगे उसमें कांटे होंगे, और कांटे क्या करते हैं, वो पानी को बचाते हैं। तो क्लाइमेट का, पर्यावरण का रेगुलेशन वो इन्हीं के तहत होता है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो फ्लड आएगा, यानी अगर पेड़ हैं तो पेड़ क्या करते हैं, अपनी जड़ों से मिट्टी बांध के रखते हैं, पानी को रोकते हैं। तो अगर बाढ़ आती है उसको रोकते हैं। अगर बहुत बड़ा स्टॉर्म आ रहा है तो बहुत सारे यहां पेड़ खड़े हैं, तो आंधी तूफान को ये रोक लेंगे। इसी तरीके से एक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, यानी कि जो न्यूट्रिएंट है उनको, न्यूट्रिएंट मतलब ये होता है कि भाई हम, हमारे शरीर को या जानवरों को जो चीज चाहिए, पोषक तत्व जिसे कहते हैं पोषक, तो उसको बनाना, दोबारा बनाना, रिसाइकलिंग, साइक्लिंग कह सकते हैं आपको। तो ये जो रिसोर्सेज हैं वो सारे इसमें आते हैं। अब कई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हम बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, ठीक। और ये जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं उसको हम आर्टिफिशियल रिसोर्स कहते हैं। तो दो तरीके के रिसोर्स हो गए, एक नेचुरल हो गए जो हमें पृथ्वी देता है, यानी कि हमारी मदर अर्थ देती है, और आर्टिफिशियल है, इसका मतलब जब से हम जब से हमारी सिविलाइजेशन शुरुआत हुई है तब से ये आर्टिफिशियल रिसोर्सेज बन रहे हैं। जैसे बायोगैस, जितना भी डंग होता है, डंग मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो अगर एक जगह डाल दिया जाए और उसके बाद आप देखेंगे कि इस जगह डाल दिया जाए तो गैस निकलती है, इससे केमिकल रिएक्शन होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, अब ये इसके बगैर हमारी लाइट नहीं जलेगी, फैन नहीं चलेगा। प्लास्टिक हो गया, आजकल सब जगह प्लास्टिक यूज होता है। तो ये सब किसके द्वारा बनाए गए हैं, ये सब बनाए गए हैं हमारे द्वारा। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो पृथ्वी हमें देती है, और बाकी जितने भी चीजें हमने बनाई है अपने कंफर्ट के लिए, वो किस में आ जाता है, वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में, संसाधनों में आ जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि पेड़ों की जरूरत कितनी ज्यादा है। सबसे पहले ये है कि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं या जानवर छोड़ते हैं उनको लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन के बगैर तो हम जी नहीं पाएंगे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि भाई जितने भी फ्लोरा एंड फौना है, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जानवर हो, वो जंगलों में ही रहते हैं या पेड़ों के आसपास रहते हैं, पेड़ उनके लिए बहुत जरूरी है। और जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, जितना भी खाना हमें वहां से मिलता है, सारी चीजें हमको तो वहीं से मिलती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि जंगल बहुत सारी चीजें हमें देते हैं, चाहे आप कहें कि भाई कोई आदिवासी लकड़ी से अपना खाना बनाता है, उसके लिए वुड चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको बहुत अच्छे फर्नीचर बनाने हैं तो लकड़ी आपको फॉरेस्ट से मिल रही है। मैनमेड रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेस जो इंसान बनाता है। तो ये सारे मैनमेड रिसोर्सेस, सीढ़ी हो गया, कप हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जो आपकी कालीन है, रग्स जिसे हम कहते हैं वो है, तो तमाम कैप हो गया, तमाम चीजें इसमें दिख रही हैं आपको, वो सारी हमने बनाई हुई है। तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनके अलग अलग प्रकार हैं, यानी कि काफी सारे फॉर्म में आते हैं। यह सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, यानी कि ठोस हो सकते हैं, बहते हुए हो सकते हैं, या फिर गैशियस फॉर्म में हो सकते हैं। अच्छा, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी होता है, जैव अजैव भी होता है, जो जैविक पदार्थ से बनते हैं, जो अजैव पदार्थ से बनते हैं। ऐसे मेटालिक और नॉन मेटालिक, धातु अधातु, जो धातु जैसे मेटल्स होते हैं, लस्टर होता है, उसमें अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, मेटालिक होते हैं, बाकी नॉन मेटालिक होते हैं। तो अगर आप यहां देखें जो लैंड रिसोर्सेज हैं, और जो हमने अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज की बात की, उसमें ये सारे आते हैं। लैंड रिसोर्सेज की जहां तक बात है कि हम जमीन, लैंड रिसोर्स मतलब जमीन, और ये जो संसाधन है इसका हम क्यों उपयोग करते हैं। एक तो हम खाना इसमें पैदा करते हैं, यानी हमारा जितना भी एग्रीकल्चर होता है वो एग्रीकल्चर कहां हो रहा है, इन जमीन में तो होगा, लैंड में ही होगा। और इसके अलावा रिक्रिएशन है, अगर आप खेलना चाहते हैं तो आपको एक ग्राउंड चाहिए,
यहां आप खेलेंगे। बहुत सारी चीज है, जैसे आपको बिल्डिंग बनानी है, कोई स्टेडियम बनाना है। लेकिन हमारे पास एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र और नॉन कृषि क्षेत्र ये सब जो है लिमिटेड है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है उसका तो एक सरफेस एरिया है, उससे ज्यादा तो हम जा नहीं सकते, है ना। तो अगर आप लैंड रिसोर्सेज के बारे में देखें तो रोड भी उसी पे बनती है, घर भी उसी पे बनते हैं, बिल्डिंग्स भी उसी पे बनती है। अगर आप गोल्फ खेलना चाहते हैं वो भी जमीन पे ही होगा। आपको और भी तमाम की चीजें, जैसे ये आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर हो रहा है यहां पर, या फिर पशुपालन हो रहा है, सब जमीन पे ही होगा। फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है जंगल, फॉरेस्ट मतलब जंगल। और आप अगर आज से कुछ साल पहले देखते, जब 1947 में जब पार्टीशन होता है तो तकरीबन 35 करोड़ जनसंख्या थी। अब कितनी हो गई है? 135 करोड़ से ऊपर जनसंख्या हो गई है हिंदुस्तान की। 35 से 135 करोड़। उस जमाने में भी गरीबी थी, उस जमाने में भी ये था कि भाई बहुत सारा पॉपुलेशन है, किस तरीके से ये चीजें यूज की जा रही है। अब हम 135 करोड़ हैं, तो फॉरेस्ट कम हो गए हैं। फॉरेस्ट जंगल क्या होता है? ये एक नेचुरल है, प्राकृतिक रूप में आता है अपने आप खुद। फॉरेस्ट या जंगलों की बात ये होती है कि इनको कुछ करना नहीं पड़ता, ये अपने आप सेल्फ सस्टेनिंग है, अपने आप ये मैनेज करते हैं। और हम इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं? कैटेगराइज ये है कि आपको बड़े बड़े ऐसे लंबे लंबे वृक्ष दिखाई देंगे और जमघट दिखाई देगा इनका। तो वर्टिकल स्ट्रक्चर, यानी आप ट्रीज की बात कर रहे हैं या पेड़ों की बात कर रहे हैं, तो इससे जो लकड़ी निकलती है उससे आप क्या क्या नहीं कर सकते। रेलवे के कोचेस इससे बना, रेलवे के जो कोचेस चलते हैं वो किस पे चलते हैं? लकड़ियों पे चलते हैं, है ना। लोहा यहां पर है, रेल, उसके बीच में क्या लगाते हैं आप? प्लैंक्स जो लगाते हैं वो लकड़ी के होते हैं। मतलब छोटी से बड़ी जगह भी आपको लकड़ियां मिल जाएगी। जैसे आपका बोर्ड बनते हैं आजकल, वैसे तो आजकल एल्यूमिनियम वगैरह के हो गए हैं, हल होते थे पहले, तो सारी चीजें होती है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा दूर दराज में निकल जाएं तो ये जो लकड़ियां हैं यही यूज होती है खाना बनाने के लिए। और जो ठंडे इलाकों में चले जाएं तो लोग इन लकड़ियों को जलाते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए, सिगड़ियां जलाते हैं। तो कोई भी चीज की बात करें, टैनिन, गम, ड्रग्स, स्पाइसेस, इंसेक्टिसाइड, वैक्सेस, हनी, हॉर्न्स, मस्क, आइवरी, हाइड, जितने भी हैं वो कहां से आते हैं? वो जंगल में रहने वाले फ्लोरा और फौना से आते हैं। फ्लोरा क्या हो गए? फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे जो फ्लावर देते हैं। फौना क्या हो गया? ये जानवर हो गए। तो सब यही से आता है। तो ये सारे जो मैंने नाम लिए, जैसे आप एक आध दो बताता हूं, जैसे शहद हो गया, या आपकी जो मेडिसिन हो गई, और उसके अलावा इंसेक्टिसाइड, कोई भी आप वैक्स की बात करें, मोम की बात करें, तो ये सारी की सारी चीजें वहीं से आती हैं। वाटर रिसोर्सेस, वो संसाधन जो हम पानी, जिसमें पानी होता है, पानी की बात हो रही है यहां पे, है ना। तो वाटर यानी कि पानी, अगर आप देखें तो ये कुल मिला के पूरे ग्लोब का, अगर इस तरीके से मैं पृथ्वी बनाऊं तो 3/4, 3/4 भाग, यानी 75% से भी ऊपर हमारा जो पूरा अर्थ है उसमें क्या है? पानी पानी है। और पानी ही पानी, 75% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। पूरा का पूरा अर्थ सरफेस 75% पूरा, 3/4 कहेंगे, 3/4, ये पूरा अर्थ सरफेस में पानी ही पानी है। और पानी अगर आप सोचें, आप खाने के बगैर तो नहीं रह सकते कुछ दिन तक, तो पानी के बगैर कैसे? पानी के बगैर तो आप शायद 4 घंटे 5 घंटे भी नहीं रह पाएंगे, एकदम गला सूख जाता है। खाने के बगैर आप रह सकते हैं। तो वाटर रिसोर्सेज में क्या आता है? वाटर रिसोर्सेज में आपकी नदियां आती हैं, आपके लेक्स आते हैं, लेक्स तालाब जिसे हम कहते हैं, ओशंस आते हैं, साथ हमारे महासागर है। इसके अलावा जो जमीन के नीचे है, ग्लेशियर्स है या जमीन के नीचे पानी है, वो भी सब इसमें आता है। और पानी के बगैर तो एग्रीकल्चर ही नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, यानी कृषि नहीं हो सकती। इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो इंडस्ट्रीज में पानी की बहुत जरूरत होती है। आपके घर में नहाने धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, थोड़ा आनंद लेने के लिए आपको जरूरत पड़ती है। और जितनी भी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज हैं, चाहे आप पेड़ों को देखें, उनको पानी चाहिए, सबको, जानवरों को सबको पानी चाहिए। मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? मिनरल का मतलब यह होता है खनिज। तो वो खनिज जो आपको जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे मिलते हैं, और वो खनिज बहुत जरूरी होते हैं कई चीजों के लिए। ये अपने आप में सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म में मिलते हैं आपको। अर्थ क्रस्ट का मतलब ये होता है, जो पृथ्वी है ना, इसकी जो ऊपरी परत है, इस ऊपरी परत को हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, यहां पे मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये अपने आप ही बनता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, अपने आप बनता है, राइट। तो अगर आप देखें कि कुछ समय के एक अंतराल होता है कि खनिज बनने में, एक पत्थर होगा, उसको खनिज बनने में हजारों साल लग जाते हैं, कई समय, बहुत सारा अंतराल लगता है इसमें। अब ये जो खनिज आप लेते हैं उससे आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, यूजफुल हैं,
प्रॉफिटेबल कहते हैं इसको। आप देखिए जेम्स बनाते हैं हम। जेम्स क्या होते हैं? जैसे जो कान की बाली है, चाहे आप सोना ले लें, चांदी ले लें, सब क्या है? ये मिनरल ही तो है एक तरीके से। तो मिनरल रिसोर्सेज अगर मैं आपको यहां कुछ दिखाऊं तो कुछ है, जैसे गैलेना, जैस्पर, ये सब आपने सुने होंगे, डोलोमाइट, एम्बर, ये खनिज तत्व है। अब जो मिनरल्स हैं या ये कहें कि जो खनिज तत्व है ये नॉन रिन्यूएबल है। अब आप बोलेंगे ये जब प्राकृतिक रूप में आ रहे हैं तो फिर नॉन रिन्यूएबल कैसे हो गए? नॉन रिन्यूएबल मतलब ये होता है कि जो अपने आप, रिन्यूएबल मतलब ये होता है जो कभी खत्म नहीं होंगे, या फिर ये कहें कि अपने आप को जनरेट कर लेते हैं, जैसे हवा, पानी, ये सब। नॉन रिन्यूएबल मतलब ये होता है एक बार आप खा गए, एक बार आपने यूज कर लिया तो वो दोबारा नहीं आएंगे। तो आप कहेंगे मिनरल्स तो प्रकृति दे रही है, फिर कैसे नॉन रिन्यूएबल हुआ? ये इसलिए क्योंकि इसको बनने में हजारों साल लगते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। चाहे आप लोहा ले, कॉपर ले या एल्यूमिनियम ले, जो भी आप ले। और नॉन मेटल्स में क्या आते हैं? ये सब धातु है। धातु में कुछ प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करते हैं, लस्टर होता है इसमें, और इनको ये मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, वायर बना सकते हैं इनको, पतली शीट में आप पतली शीट्स बना सकते हैं इसकी। नॉन मेटल में ऐसा नहीं है। तो ये सब जितने मैंने बताया ना, इसमें धातु में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, और इन सबसे बहुत अच्छी चीजें निकाली जाती है। जैसे नमक आप जो खाते हैं, जिप्सम, क्ले, मिट्टी, सैंड, रेत, इसके अलावा फॉस्फेट्स, राइट। और कई ऐसे जो मिनरल्स होते हैं उनमें आपको केवल एक ही, यानी कि सिंगल चीज मिल जाएगी। यानी मिनरल्स बेसिकली क्या होता है? पत्थर से आता है। ये पत्थर में बहुत सारी चीज होंगी, इसमें से एक चीज निकल के आती है। तो मिनरल का अगर मैं आपको क्लासिफिकेशन दिखाऊं ये खनिजों का, तो मेटालिक होता है। मेटालिक मतलब जिसमें जो मैंने प्रॉपर्टी बताई वो होती है। नॉन मेटालिक मतलब जिसमें प्रॉपर्टी नहीं होती, इसी से हम कैटेगराइज करते हैं। कई सारे एनर्जी मिनरल्स होते हैं जो एनर्जी देते हैं, मतलब कोल अगर जलाएंगे आप तो एनर्जी मिलेगी। कोयला है बेसिकली ये। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी क्रूड ऑयल से आती है, जिससे आपकी गाड़ियां चल रही हैं। ये सब चीजें आपके एनर्जी मिनरल्स में आते हैं। बाकी मेटालिक तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें आयरन होता है, वो फेरस कहलाता है, और नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता है। और कई ऐसे प्रेशियस होते हैं जो हम हाथों में, उंगलियों में, कान में, नाक में इसमें पहनते हैं, और बाकी और चीजों में भी यूज होते हैं। फूड रिसोर्सेस, फूड मतलब होता है खाना। अब खाने का संसाधन क्या हुआ? जो भी चीज हम खाने की तरह यूज करते हैं, मतलब हम अपने इससे एनर्जी पाते हैं, खाते हैं। और ये केवल हमारे लिए नहीं है, हम हिंदुस्तान केवल ह्यूमन के बारे में ना सोचें। पृथ्वी में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे आप लायन की बात करें, शेर की बात करें, या फिर किसी कीड़े मकोड़े की बात करें, छिपकलियों की बात करें, सब ऑर्गेनिज्म, सबको खाना चाहिए। और प्लांट यानी कि जो वृक्ष है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके रिसोर्स है खाने के। और ये प्लांट्स कौन खाता है? आपके हर्बीवोरस खाते हैं और ऑमनीवोरस खाते हैं। तो हर्बीवोरस, ऑमनीवोरस क्या हो गया? पहले बता दूं कि सबसे पहले होता है हर्बीवोरस। ये वो है केवल वेजिटेरियन होते हैं, केवल घास और पत्ते खाते हैं। और कार्निवोर होते हैं जो केवल गोश्त खाते हैं, ये कभी भी घास या पत्ते नहीं खाते। ऑमनीवोरस जो होते हैं ये दोनों खाते हैं। जैसे इंसान जो है वो भिंडी की सब्जी भी खाएगा और चिकन भी खाएगा, वो ऑमनीवोरस होता है। तो जो हर्बीवोरस और ऑमनीवोरस, जैसे मैंने आपको समझाया, उनके लिए प्लांट जरूरी है। जो एनिमल और बर्ड है, यानी जो मैंने कहा ना ह्यूमंस को मत देखिए, आप ये भी देखिए कि जानवर और पक्षी भी तो हैं। तो बहुत सारे जानवर और पक्षियों को कार्निवोरस खाते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं, मुर्गी भी तो पक्षी होती है। ऑमनीवोरस वो भी ऐसे हैं जो दोनों खाते हैं। तो एग्रीकल्चर जो कृषि है, वहीं से हमको, चाहे आप वीट की बात करें, वीट मतलब गेहूं, चाहे राइस की बात करें, कहां से आता है? एग्रीकल्चर से कृषि जब करेंगे तभी तो आएगा ये। तो एग्रीकल्चर ही से ही हमको फूड रिसोर्स मिलता है, और फूड रिसोर्स का एग्जांपल आप यहां पर देख रहे हैं। एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको पहले एक भी दिखाया। एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं कि वो एक बार आपने गर्म किया, इनको मैं आपको बताऊंगा, इसमें रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल आएगा, इसलिए मैं लेके आया हूं। एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम जलाते हैं। अगर ये एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इसको हम जलाएंगे तो ये जल के एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इस एनर्जी का से हमारी बहुत सारा काम होता है। ये गर्मी पैदा करेगा, पावर पैदा करेगा। चीजें आपकी जो गाड़ियां चलती है, पेट्रोलियम से पैदा चलती है, गैस से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ठीक, तो 5 फंडामेंटल सोर्सेज हैं एनर्जी के। कौन कौन सा? देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन कहां होता है? जो हमारा सन है, सूरज, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस में, या कहें कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें मिलती है। अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस समझ लीजिए कि जो यहां न्यूक्लियस की बात चल रही है, एक एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें दो जो पार्टिकल है वो मिल रहे हैं। सोलर एनर्जी वहां से मिलती है हमें। इसके अलावा जो ग्रेविटी है, अर्थ और मून के कारण, मतलब हमारे पृथ्वी और मून के कारण ग्रेविटी है, ये भी एक एनर्जी का सोर्स है। न्यूक्लियर फिशन है, जिसमें क्या होता है कि दो पार्टिकल जो है वो आपस में, या जो एक पार्टिकल है दो भाग में टूटता है।
अब इसमें भी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस समझ लीजिए न्यूक्लियस में होता है। इसके अलावा जो हमारा अर्थ है उसके अंदर भी तो एनर्जी है। अगर आप देखें कहीं ऐसे कुल्लू मनाली जाएंगे तो आपको गरम गरम पानी या धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। जमीन के नीचे भी तो एनर्जी है। इसके अलावा जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, यानी हम जिसको कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, उनमें भी एनर्जी है। तो आज जितनी भी एनर्जी आ रही है वो आ रही है फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल क्या हो गया? जैसे आपका ये ऑयल से जो बनता है, बेसिकली क्रूड ऑयल से क्या बनता है? आपका पेट्रोलियम बनेगा, डीजल बनेगा, ये सारी जो है, पेट्रोल से आपकी गाड़ियां चलती है, डीजल से गाड़ियां चलती है, ट्रेन चलती है, सारी चीजें इससे चल रही हैं। तो फॉसिल फ्यूल सबसे इंपॉर्टेंट। फॉसिल फ्यूल मतलब ये होता है जो जीवाश्म होता है, यानी कोई जानवर और पेड़ हजारों लाखों साल पहले जो मरे होंगे वो तब्दील हो गए प्रेशर टेम्परेचर के कारण जमीन के नीचे। तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके साथ एक बहुत कहीं डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या हो गया कि भाई वो एक बार आपने यूज कर लिया, दोबारा नहीं आएंगे। तो आप ये देखिए नॉन रिन्यूएबल यहां मैंने दिखा रखा है। क्रूड ऑयल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, चाहे कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया। वैसे नेचुरल गैस यहीं से आती है, और जहां भी आपको पेट्रोलियम के डिपॉजिट या क्रूड ऑयल के डिपॉजिट मिलते हैं उसके ऊपर आपको नेचुरल गैस मिलती है। तो बेसिकली ये एक तो सबसे बड़ी बात है कि दोबारा नहीं आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमको नुकसान पहुंचाते हैं। कोई भी पेट्रोलियम या कोई भी डीजल से चलने वाली गाड़ी, उससे निकलता है धुआं, और जो धुआं जाता है वो इंसान को नुकसान पहुंचाता है। नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि जो प्रकृति हमें देती है उसको हम दो कैटेगरी या दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। इसमें आता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस और एक होता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। एग्जॉस्ट का मतलब होता है खत्म होना, तो जो खत्म नहीं होगा वो इनएग्जॉस्टिबल हो गया, और जो खत्म हो जाएगा वो हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में लाते हैं। कहने का मतलब अगर हम इंसान हैं और इंसान अगर यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है रिसोर्सेज को, संसाधन को, और वो खत्म कभी भी नहीं होंगे, तो उनको हम कहते हैं कभी खत्म ना होने वाले, यानी इनएग्जॉस्टिबल। जिसमें आपका सोलर रेडिएशन हो गया, यानी कि जो सन से एनर्जी आती है, ऐसी हवा में भी एनर्जी होती है, विंड पावर कहते हैं हम। ऐसे टाइड यानी जो हमारी लाटाएं आती है, वेव्स आती है, सी वेव्स, उसमें पावर होती है। और टाइडल एनर्जी, वाटर पावर, ये सारा वाटर पावर से ही तो आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो खत्म हो जाएंगे। कहने का मतलब ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे संसाधन जो केवल लिमिटेड क्वांटिटी में है। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 चॉकलेट है, एक चॉकलेट ये, एक चॉकलेट ये। अब आप अगर इसको खा लेंगे और इसको भी खा लेंगे तो आप दोनों खा लेंगे तो खत्म हो जाएगा। इसकी क्वांटिटी है इसकी लिमिटेड क्वांटिटी है, यानी आपके पास वो नंबर है, और ये समय के साथ इसका जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं, इसको हम उपयोग कर रहे हैं, तो कंटिन्यू अगर इसका यूज करते रहेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। जैसे कोल, अभी जो कोल है यहां जो आप चित्र देख रहे हैं, ये कोल एक लिमिटेड अमाउंट में, हमें इसका अमाउंट पता है क्योंकि ये कैसे बनता है। इसका एक तरीका है जो हजारों सालों से लकड़ी परिवर्तित होती है, फिर उसके बाद उसका कोयला बनाया जाता है। तो अगर हम इसे यूज करेंगे तो आगे जाके खत्म हो जाएगा। तो अगर इसका अंतर पता करने की कोशिश करेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में ये होता है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, इसकी एक और श्रेणी बन जाती है, और उसको हम यहां देख लेते हैं। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्या हुआ? पहली चीज ये है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं या रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, रिन्यू का मतलब क्या होता है? रिन्यू का मतलब ये होता है कि जो दोबारा बन जाएंगे। नॉन रिन्यू का मतलब क्या हुआ? कि दोबारा नहीं बन पाएंगे। कहने का मतलब कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमेशा अवेलेबल रहेंगे, जैसे पानी है, पानी कभी खत्म नहीं होगा, पानी का अमाउंट लिमिटेड है, आप यूज करिए, किसी न किसी फॉर्म में ये चेंज होता है, ये आप एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित हो जाता है, लेकिन खत्म कभी नहीं होगा। लेकिन इसमें भी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि एक जगह आप देखते हैं इसकी बाढ़ आ जाती है, कहीं ड्रॉट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, पानी की भारी किल्लत है। जैसे आप पेड़ देखिए या आप फॉरेस्ट देखिए, अब जो फॉरेस्ट थोड़ा सा पार्ट अगर इसका हट गया तो यहां पर अपने आप पेड़ उग जाएंगे। लेकिन कई ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, उनको हम रिन्यूएबल नहीं कहते, उनको हम नॉन रिन्यूएबल कहने लगते हैं। उसका कारण यह है कि वो बहुत सारे सालों से बने हुए, वो बनेंगे लेकिन उनको बहुत समय लग जाता है। तो कई ऐसे एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं जो एग्जॉस्टिबल मतलब जो खत्म हो जाएंगे या खत्म कर दिए, हमने खत्म कर दिए, तो वो प्रकृति उसे अपने आप रीजनरेट कर देगी। जैसे मैंने अभी आपको पेड़ों का एग्जांपल लिया, बायोमास का एग्जांपल लिया, तो फॉरेस्ट है, जंगल में अगर पेड़ और पौधे देखें तो वो खत्म हो जाएंगे अगर आपने उनको जला दिया, काट दिया। लेकिन अगर आपने उस जगह का उपयोग नहीं किया, मतलब मान लीजिए ये खाली जगह छोड़ दी और यहाँ के सारे पेड़ काट दिए,
कुछ समय आप बाद देखेंगे अपने आप यहां पर पेड़ उग जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस जगह का पेड़ काटा और यहां पर आपने बिल्डिंग बना ली, कोई बिल्डिंग वाला काम कर लिया या कंस्ट्रक्शन का वाला काम कर लिया, तो ये फॉरेस्ट आपका या ये जंगल आपका हमेशा के लिए चला जाएगा। क्लियर हो गया? अब रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, जो रिन्यूएबल मैंने कहा कि भाई ऐसे जो अपने आप को खुद रिन्यू कर लेते हैं, वो ऐसे रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं, संसाधन का, जो बार बार रिप्लेस हो जाते हैं, हमको उसमें कुछ नहीं करना पड़ता और वो पोल्यूटिंग भी नहीं होते, ज्यादा प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं। जैसे आप ये सोलर एनर्जी ले लीजिए, जो आपकी वेव्स होती है उसमें जो एनर्जी होती है जिसको हाइड्रो पावर कहते हैं, पत्ती फूल हो गया, जियोथर्मल हो गया, जो जमीन के नीचे की जो गर्मी है, ऐसी हवा हो गई। तो हाइड्रो पावर, सोलर, विंड और जियोथर्मल, जो जियोथर्मल का मतलब होता है, जियो मतलब होता है पृथ्वी, थर्मल मतलब होता है गर्मी, तो पृथ्वी की जो अंदर गर्मी होती है, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ गए। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या आ गए कि एक बार आपने उसका उपयोग कर दिया या उसका कंजम्पशन कर दिया, तो इतने आसानी से वो दोबारा नहीं बनेंगे। हवा को आपने ले लिया, जैसे हवा लिया, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेंगे, उसको ऑक्सीजन कर देंगे, तो कहने का मतलब हवा कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? जैसे आपका तेल हो गया। अब फॉसिल फ्यूल में अगर आप क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो उसी से सारा पेट्रोलियम, डीजल, ये सब उसी से बनता है। मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि एक पत्थर को एक खनिज बनने में, मिनरल मतलब होता है खनिज, तो इसको खनिज बनने में हजारों साल लग जाते हैं, एक आध दिन में नहीं बनता ये। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में एक और कैटेगरी कर सकते हैं आप। एक इनऑर्गेनिक होता है, एक ऑर्गेनिक होता है। जो जीवित कहें जीवाश्म यानी जीवित चीजों से बनता है। जैसे मान लीजिए पेड़ गिर गया और बहुत सालों बाद उसका क्या होगा, जानवर मर गए, उसके बाद बहुत सालों के बाद क्या होगा, वो ऑर्गेनिक हो गया। लेकिन अगर अब हम कहें कि इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक मतलब का मतलब होता है जो नॉन लिविंग थिंग से आता है, जो जिंदा नहीं थे, कभी जिंदा नहीं थे, उससे जो अगर आप कोई चीज मिलती है आपको, वो इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे आपका ये मिनरल मैं बता रहा हूं आपको, विंड, लैंड, सॉइल, रॉक्स, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और ये इनऑर्गेनिक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में अगर हम अंतर पता करने की कोशिश करेंगे और इसमें कौन कौन से आते हैं उसको भी हम देखेंगे, तो पहली चीज ये है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार आपने उपयोग कर दिया तो वो दोबारा नहीं आएंगे या उनको हजारों लाखों साल लग जाएगा बनने में। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब वो है अपने आप को रिन्यू कर लेते हैं, यानी वो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, आप इस जितना भी उपयोग करिए वो खत्म नहीं होंगे, लेकिन उसका ओवर यूज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में देखिए, कोयला ये एनर्जी का सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता सोर्स है। इसको हम जलाते हैं तो इससे जबरदस्त एनर्जी निकालती है, पावर। कितनी भी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे, यहां तक कि जो घर में कुकिंग वगैरह का यूज करते हैं, आप जो भट्टी यूज करते हैं उसमें भी इसी का उपयोग करते हैं। एक और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखते हुए पेट्रोलियम। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्रूड ऑयल होता है, यानी अगर आप सऊदी अरब की बात करें, कतर की बात करें, बहरीन की बात करें, तो वहां पर क्या मिलता है? क्रूड ऑयल मिलता है। इसलिए वो इतने अमीर देश है। वो क्रूड ऑयल से फिर इसका एक रिफाइनमेंट होता है, उसे पेट्रोल, डीजल, ये सब चीजें मिलती हैं, ठीक है। और इसी से हमारे ट्रांसपोर्टेशन यानी कि गाड़ियां चलती हैं, बहुत सारे पावर हाउसेस चलते हैं और भट्टियां चलती है, जो मैंने फर्नेसेस बताया आपको। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर तो होगा, वहीं से उसी से आप खाना बनाते हैं, तो कुकिंग के लिए तो उपयोग होता ही होता है, ताकि और साथ में ये गाड़ी चलाने के लिए उपयोग होता है। नेचुरल गैस, जहां भी आपको क्रूड ऑयल मिलेगी उसके ऊपर एक गैस बनती है, उसे हम नेचुरल गैस कहते हैं। और ये जो बनती है बहुत बहुत समय पहले जो जानवर मर गए हैं, यानी कि जो एनिमल है और जो प्लांट है, जो मर जाते हैं, उनके ऊपर मिट्टी जमा हो जाती है, बहुत बड़ी लेयर जम जाती है, तो उसके नीचे ये टेम्परेचर, प्रेशर, इसके कारण से ये तब्दील होते हैं। ओके, तो जैसे मैंने कहा, ऑयल वेल्स, जहां जहां आपको क्रूड ऑयल मिलेगा उसके ऊपर ये आपको मिलेगा। तो सीएनजी जो होती है वो गाड़ी चलाने के भी काम में आती है। ऐसे न्यूक्लियर प्लांट्स है। न्यूक्लियर प्लांट क्या हो गया? ये वाला पौधा वाला प्लांट नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीके की होती है, एक न्यूक्लियर फिशन होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, बड़ा ये यहां से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, क्योंकि जो न्यूक्लियस या कहें कि जो दो परमाणु कहते हैं इसको, अणु मिल रहे हैं या फिर टूट रहे हैं, उन दोनों की केस में बहुत जबरदस्त एनर्जी निकलती है। लेकिन दिक्कत यह है कि न्यूक्लियर प्लांट में, जैसे हमने कहा कि चेरनोबिल, हम रशिया के बारे में जानते हैं कि चेरनोबिल में जो हादसा हुआ उसके बाद तो आपने देखा, और आप एटम बम भी जानते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ।
तो इसका अगर बहुत अच्छे से यूज किया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन नुकसान बहुत पहुंचा देगा अगर इसका कोई ऐसा हो गया तो। फिर उसके बाद आती है मिनरल्स की। मिनरल्स वो होते हैं जो खनिज, मतलब पत्थर ही होते हैं बेसिकली ये, और अलग अलग तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें अगर आप जो सोना देखें, बॉक्साइट जिससे एल्यूमिनियम निकलता है, माइका हो गया, आयरन ओर जिससे हम आयरन निकालते हैं, लोहा निकालते हैं। तो क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ये खत्म होते चले जा रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, और माइनिंग से अर्थ यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो मैंने आपको जो बताया अभी वो सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज थे, एक बार आपने यूज कर लिया तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो पानी, आप देखें अगर आप कहें पानी तो हर जगह है, लेकिन पीने लायक कितना है? केवल 100% अगर पानी ले तो उसमें 100 का आंकड़ा ले तो ओनली 2.5% पानी है जो फ्रेश वाटर है, और उस फ्रेश वाटर में भी बहुत सारा ग्लेशियर के रूप में, उनको आप नहीं पी सकते जो बर्फ बना हुआ है। तो ये एक तो फ्रेश वाटर बहुत कम है हमारे पास, और ये रिन्यूएबल है वो कोई बात नहीं है, लेकिन एनर्जी जो है हम नदियों से अगर हम डैम बना लें तो हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। और अगर हम ये जो समुद्र आते हैं उसका एक स्पेशल पोजीशन होता है, वहां पर हम यहाँ पर टरबाइन लगा दें तो ये जो समुद्र की लाटाएं होती है, वेव्स होती हैं, वो भी आपको बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी बना के दे देंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें भी है क्योंकि हर जगह नहीं बन पाता है। सन तो ऑलमाइटी है, सुबह सुबह आप सूरज देखते हैं, सन एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। जैसे आप देखें कि सोलर एनर्जी से हम कैलकुलेटर चला सकते हैं, स्ट्रीट लैम्प जल जाता है, रूम हीटर तक यानी कि खाना तक बन जाता है। बात करें अगर विंड की, हवा की, तो हवा के पास तो जबरदस्त एनर्जी होती है, अगर तेज हवा चल रही होती है तो हम खड़े भी नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप देखें कि कई जगह पे इसमें जो ग्रेन होती है, जैसे गेहूं और ये सबको पीसने में काम में आता है, पानी निकालने के काम में आता है। और इसमें क्या होता है, ये जो विंड एनर्जी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बायोमास क्या होता है? बायोमास मतलब जो पत्ते वगैरह गिर जाते हैं ना, पेड़ वेड़ जो मर जाते हैं, उनके बारे में बात हो रही है, और जानवरों के बारे में बात हो रही है जो जिनका देहांत हो जाता है। तो ये बहुत बायोमास को हम परिवर्तित कर सकते हैं एनर्जी में, कुकिंग के, खाना बनाने के, इसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर देता है और ये अच्छी खासी गर्मी भी प्रोड्यूस करता है बायोमास, क्योंकि आप देखें लकड़ी जलाते हैं लोग अपना गर्मी के लिए और खाना बनाने के लिए। ऐसी जमीन है सॉइल भी कभी खत्म नहीं होगी। अब सॉइल किस लिए इंपॉर्टेंट है? कि उसी से तो खाना बनता है हमारा, उसके बगैर तो खाना ही नहीं बनेगा। कैसे? एग्रीकल्चर तो वही होता है, और सॉइल से, इस मिट्टी से ही हमें शेल्टर भी मिल रहा है। और क्योंकि हम ये मिट्टी की क्वालिटी खराब कर रहे हैं, क्योंकि हम केमिकल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जमीन में इतना ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या ये कहें कि पूरा जंगल बना रहे हैं, कॉन्क्रीट जंगल बना रहे हैं, ट्रीज, पेड़ हर जगह काट रहे हैं। इसी तरीके से फॉरेस्ट है, अब ट्रीज बहुत सारे हो गए तो फॉरेस्ट बन गया। अब ये इकोलॉजिकल, पूरे विश्व का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो ये बनाता है। यानी एक तो साफ सुथरा आपको हवा देता है, और जो क्लाउड बनते हैं यानी जो बादल बनते हैं जिनसे पानी गिरेगा उसको बनाने में मदद करते हैं। आपको लकड़ी यहाँ से मिलती है, आपको यहाँ पर फल मिलते हैं, इसके अलावा पौधे अच्छे मिलते हैं मेडिसिनल वैल्यू वाले। तो ये सब अगर आप देखें तो ये नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल के एग्जाम्पल्स हैं। जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं, यानी जो ऐसी सोसाइटी जो बहुत समय से कहीं रहती आ रही हो या कम रहती हो, जैसे अगर यहां पर देखें, ये ट्रेडिशनल सोसाइटी में आपको बता रहा हूं, गांव की बात कर लें, विलेज की बात कर लें, या छोटे टाउन की बात कर लें, वहां पर हमेशा आपको पॉपुलेशन कम मिलेगी, लोग आपको कम मिलेंगे। तो जहां लोग कम होते हैं वहां वो लेस रिसोर्स या कम रिसोर्स यूज करते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर कम रिसोर्स यूज करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी जिसे कहते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है जैव विविधता। जैव विविधता मतलब अलग अलग तरीके के जानवर, अलग अलग तरीके के पौधे, पेड़, ये सब चीजें आपको मिलेगी वहां पर। लेकिन हो ये रहा है कि हम इतने ज्यादा कंज्यूमर हो गए हैं, यानी हमारी बड़ी बड़ी सोसाइटी, इस तरीके से हमारी सोसाइटी हो गई है, ये नहीं हमारी ऐसी सोसाइटी हो गई। जब इस तरीके की सोसाइटी हो गई तो सबको सब कुछ चाहिए, और बहुत ज्यादा चाहिए। आप देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन कितनी कम है, लेकिन सबसे ज्यादा रिसोर्स वहां का एक आदमी यूज करता है। पूरे विश्व का 30%, सिर्फ 35% यूज कर लेता है एक आदमी। तो इसका मतलब यह है कि हम रिसोर्सेज को इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि फाइनली वो डिप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है। और फिर एक बार वो ये सब खत्म, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, इकोलॉजी खत्म हो जाएगी, तो बहुत सारे जो प्लांट और एनिमल हैं वो खत्म होने लगे हैं। बहुत सारे इस तरीके से अगर हम ये काम करेंगे तो क्या होगा, चीजें खत्म हो जाएंगी, है ना। और फिर अगर ये खत्म होगी, इसके अलावा हम और भी, हमारी जो एक्टिविटी है ह्यूमन की, हम सबसे पहली चीज क्या कर रहे हैं, हम तो अपने पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। जितने भी संसाधन है उसको हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जितना यूज नहीं करना चाहिए। पर्यावरण में प्रदूषण फैला रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, पृथ्वी के गर्भ से हम चीजें निकाल रहे हैं, तो माइनिंग कर रहे हैं। जहां पर नेचुरल हैबिटेट है यानी कि पेड़ों के, पौधों के, उनको हम खत्म कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हम अपने पृथ्वी को और पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब यह होता है शोषण करना, लेकिन अत्यधिक शोषण करना। अब आप देखें, जब आप किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं
और उसको दोबारा रख नहीं रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये फ्रिज है, आपने दूध पी लिया, दूध खत्म कर दिया, अब अगले दिन के लिए दूध नहीं है, तो अब दूध पूरा पी गए तो आपको एक दिन में जितना दूध आप लेते हैं, मान लीजिए 1 kg लेते हैं, तो पूरा पी गए आप, ये पूरा खत्म कर दिया, तो अगले उस दिन में आगे के लिए तो नहीं बचा ना, जब तक अगले दिन दूध वाला देने नहीं आएगा। तो यही है कि आप जिस हिसाब से चीजें रिप्लेनिश होती है या दोबारा आती है, उससे ज्यादा तेजी से आप उसे खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है और खत्म भी हो गई है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है कहीं, वो खत्म हो गई है, जो हमारे एक पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इकोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पूरा का पूरा इकोलॉजिकल जो साइकिल है, इसको हम खराब कर रहे हैं, पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई मेडिसिनल प्लांट है, ऐसा प्लांट जो बहुत अच्छा है, ठीक है, और वो हमको स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसको हमने खत्म कर दिया। या ये कि कि हमने एनिमल्स, जानवरों को बहुत ज्यादा छोड़ दिया, तो उसने पूरा इलाका चर गया वो। हम पेड़ों को काट रहे हैं, तो आप चित्र देख ही रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी समस्या है। और हम बहुत ज्यादा फिशिंग कर रहे हैं, सारी की सारी मछलियां खत्म कर दे रहे हैं, जानवरों को ज्यादा मार रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हम बेसिकली ओवर एक्सप्लॉयटेशन या अत्यधिक शोषण कर रहे हैं हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपका ये फॉरेस्ट हो गया, और नेचुरल हैबिटेट यानी कि जहां जानवर रहते हैं, जहां पर पशु पक्षी रहते हैं। एक और इसमें समस्या है, या ये कहें हम काम कर रहे हैं, समस्या नहीं है। अगर कोई भी चीज को अगर हम बहुत सीधी तरीके से और आराम तरीके से करें, कंट्रोल तरीके से करें, तब क्या है, तब अच्छा रहेगा। लेकिन ज्यादा करेंगे तो नुकसान होगा ना। माइनिंग का मतलब क्या होता है? माइनिंग का मतलब ये होता है कि यहां पर आप देखिए कि एक बहुत बड़ा माइन बनाया गया है, तो पृथ्वी को हम खोदते हैं और यहां से हम चीजें निकालते हैं, तो ओर्स निकालते हैं हम, ओर्स से हमारे जो मेटल और नॉन मेटल बनते हैं, राइट। तो ओर्स जो होते हैं जिससे हम खनिज मटेरियल निकालते हैं, तो इससे हम धातु निकालते हैं, बहुत सारे हमारे जेम्स होते हैं, यानी जैसे मोती वगैरह हो गई, बहुत सारे खनिज पदार्थ हम निकालते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये हमें जरूरी है, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि ये सब चीजें जरूरी नहीं, माइनिंग होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि जब माइनिंग करके हम वहां से छोड़ देते हैं, एक तो हमने ये पूरा इलाका खराब कर दिया, सिंक होल हो गया, मतलब यहाँ पर पानी अब आके भरता रहेगा, चीजें भरती रहेगी, जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, जो चीज यहाँ पर थी वो खत्म हो गई, यानी यहाँ की जैव विविधता बचा ही नहीं कुछ, तो क्या बचेगा, ठीक। जमीन खराब हो गई क्योंकि कंटामिनेशन, आपने इतना ज्यादा केमिकल यूज कर लिया। ग्राउंड वाटर यहाँ पर खुदाई कर दी, तो ग्राउंड वाटर का सवाल ही नहीं उठता है, जितना आपने इसमें केमिकल यूज किया, इससे और चीजें खराब हो गई। और सबसे बड़ी दिक्कत है अब है डिफॉरेस्टेशन, लकड़ियां काट रहे हैं। अगर हम जंगल की लकड़ियां काट देंगे, क्योंकि जंगल, एक लकड़ी या एक पेड़ बनने में बहुत समय लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने एक जगह के जंगल काट दिए और दूसरा इस जगह पे अपनी कुछ और काम करने लगे, यानी कि हाउसेस बनाने लगे, मान लीजिए हमने घर बनाना शुरू कर दिया, तो ये तो जंगल तो हमेशा के लिए खत्म हो गया ना, क्योंकि घर तो आप रह रहे हैं और सालों साल के लिए घर रहते हैं। तो जो एक्चुअल प्लांट और एनिमल हैं, पेड़ पौधे और जानवर हैं, उनकी जगह तो आपने छीन ली, तो ये प्लांट और एनिमल स्पीशीज पे तो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएंगे ना। पोल्यूशन सबसे गंभीर समस्या है। पोल्यूशन का मतलब होता है कि प्रदूषण, हिंदी में अगर कहें तो, अगर आप देखें कि जो पोल्यूशन शब्द आया, ये आया है पोल्यूअर टू सॉइल। टू सॉइल मतलब होता है खराब करना, गंदा करना, और डिफाइल है कॉन्टामिनेट का मतलब भी किसी चीज को खराब करना। जैसे मान लीजिए आपके पानी में गंदगी है, तो आप कहेंगे हमारा पानी जो है वो दूषित है, तो ये दूषित करना, दूषण में दूषित करना ही आता है। तो पोल्यूशन कैसे आता है, कैसे होता है? इसमें पोल्यूटेंट होते हैं, यानी कि ऐसा अगर साफ चीज, साफ पानी और उसके अंदर कुछ मिला दिया आपने, तो गंदा पानी। तो गंदी चीज क्या क्या हो सकती है? सॉलिड फॉर्म में हो सकती है, ठोस हो सकता है, द्रव्य हो सकता है, लिक्विड, या फिर गैस, हवा के फॉर्म में हो सकती है। तो पोल्यूशन जो है बहुत ज्यादा, एक पहली चीज तो ये है कि ये पूरे को पूरे सराउंडिंग के आसपास को एकदम खराब कर देता है। तो केवल ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखें कि आज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने की दिक्कत कितनी ज्यादा हिंदुस्तान में हो गई है, और दिल्ली को तो पूरे विश्व में कहा जाता है कि भाई ये प्रदूषण का कैपिटल है, दिल्ली हमारा जो राजधानी है। तो ये सब हम तो अपने बारे में सोचते हैं, जानवरों का क्या होगा, वो भी तो सांस लेते हैं, प्लांट्स, उनका क्या होगा, वो भी तो खराब हो रहे हैं। और ये सारे हमारे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो रहा है, और ये डेट्रीमेंटल इफेक्ट, मतलब खराब इफेक्ट दे रहा है एनवायरमेंट में। अब पोल्यूशन देखिए ये किस तरीके के हैं, यहाँ पर धुआं निकल रहा है, तो पूरा एनवायरमेंट खराब कर दिया, पानी में हम गंदगी डाल रहे हैं, जमीन को हम खराब कर रहे हैं, और खूब ऊंची आवाज में चीजें चला रहे हैं, तो कान हमारे खराब हो रहे हैं, जिसको हम साउंड पोल्यूशन कहते हैं। तो अलग अलग तरीके के पोल्यूशन है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्री क्या है, इसमें बहुत ज्यादा पानी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, कोई भी फैक्ट्री अगर आप देख लें तो, लेकिन साथ में ये केमिकल निकाल देती है। यानी कि जो केमिकल निकलते हैं वो कहाँ कहाँ जाते हैं, यहाँ पानी में भी जा रहा है, जमीन में भी जा रहा है, हवा में तो जा ही रहा है। एक इंडस्ट्री से क्या क्या चीज हो रही है, तो पूरे आपके पर्यावरण एटमॉस्फेयर को यह खराब कर रहा है। वाटर पोल्यूशन आप देखिए, जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं,
किस तरीके से पानी हम डाल देते हैं और उसके बाद सीरियस वो जो एक्वाटिक लाइफ है उसको कितनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। जो फॉसिल फ्यूल है, जैसे आपका पेट्रोलियम है, डीजल है, जब गाड़ी चलती है तो कितना ज्यादा उससे प्रदूषण होता है, धुआं निकलता है, आप खुद ही आंखों से देख सकते हैं। तो ये जो एमिशन हो रहा है, ये जो प्रदूषण है या दूषण की चीजें हैं, उसमें एक तो फॉसिल फ्यूल का एमिशन हो गया, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब का। ऐसे मीथेन आती है, तो जो ये चीजें जो आती है, सबसे बड़ी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रदूषण करती है। इसके अलावा मीथेन, ये होता है CH4। ऐसे नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है। तो ये सारे के सारे, चाहे आप किसी का भी नाम लें, जानवरों का नाम लें और पेड़ों का नाम लें, या आप अपनी बात कर लें, सबके लिए डेट्रीमेंटल है, सबके लिए ये खतरनाक है। पॉल्यूटेंट्स जो भी क्लीन चीज है, जैसे हवा है, एयर या वाटर है, पानी, इसमें जब कुछ चीजें मिल जाती हैं और वो चीजें हार्मफुल होती हैं, कोई भी हो सकती है, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसियस फॉर्म में हो सकता है, वो उसमें जब मिल जाती हैं और वो नुकसानदेह हो जाती हैं सभी के लिए, इंसान के लिए भी और साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, और प्लांट्स के लिए भी, जानवरों के लिए भी और फ्लोरा फौना के लिए भी, उसे हम पॉल्यूटेंट कहते हैं, जो कंटामिनेट करती है, चीजों को खराब करती है। तो पॉल्यूटेंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक पॉल्यूटेंट जो डिकम्पोज हो सकते हैं, एक पॉल्यूटेंट जो डिकम्पोज नहीं होते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, दैट कैन डिकम्पोज। अगर आप देखें तो कई सारी ऐसी चीजें, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, पौधा है, अगर पौधा मर जाता है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो सूख जाता है और वो कहीं ना कहीं मिट्टी बन जाएगा जाके। इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन, यानी कि जिस चीज से बना है फाइनली वो उसी में परिवर्तित हो जाएगा। जो पॉल्यूटेंट डिकम्पोज नहीं होते हैं, इसका मतलब वो पॉल्यूटेंट ऐसे रहते हैं और हमेशा इसी फॉर्म में रहेंगे। ये ऐसा कोई प्राकृतिक कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है या तंत्र नहीं है जो इसको डिकम्पोज कर दे, जो जिस चीजों से बना है उसमें डिवाइड कर दे और जो हार्मफुल ना रहे। तो पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक जो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं उन ऑब्जेक्ट्स में, उन सब्सटेंसेस में, उन चीजों में जो हार्मलेस होती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है नेचुरली मतलब ये होता है अपने आप, चाहे उसमें मॉइस्चर हो, प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया उस पर काम कर रहा हो, इनको हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे वैसे पॉल्यूटेंट वेजिटेबल को तो नहीं कहेंगे, लेकिन वेजिटेबल सब्जी के बाद जो निकलता है वो तो पॉल्यूशन ही करता है ना, क्योंकि उसको फिर वो सड़ने लगता है। आप जो लेटरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, वो सड़ता है, फिर उसे सीवेज वेस्ट कहते हैं। कागज हो गया, कागज तो लकड़ी से ही बनता है, तो लकड़ी बन जाता है फिर फाइनली वो डिकम्पोज होके। ऐसी लकड़ी वुड है। कैटल डंग यानी जो जानवर खाता है वो भी तो हमारी तरह ही खाता है, और फाइनली जो हमारा एक्सक्रीटा निकलता है वो भी डिकम्पोज हो जाता है। देखते हैं आप कुछ दिनों, जैसे गोबर पड़ा हो, अगर गोबर पड़ा हो तो कुछ दिनों बाद वो अपने आप मिट्टी बन जाएगा, सॉइल बन जाएगा। ऐसे जो एग्रीकल्चर से वेस्ट निकलता है, जो भी नेचुरल चीज है, और ये सारी चीजें जो होती हैं वो पॉल्यूटेंट्स अगर हम इनको कह रहे हैं तो ये डिकम्पोज हो जाती है, यानी हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। आपका जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट निकल रहा है, यानी कि जो भी आप कृषि से निकल रहा है, उसको आप बस कहीं डाल दीजिए ऐसे करके, और उसको ढक दीजिए या फिर उसके ऊपर को ढक्कन लगा दीजिए, अपने आप ये कुछ दिनों में डिकम्पोज हो जाएगा और वो नुकसानदेह नहीं होगा। पॉल्यूटेंट्स जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, इसका मतलब अगर ये पॉल्यूटेंट है और वो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक नहीं होता, या कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दे, और ऐसे पार्ट में ब्रेक करे जो हार्मलेस हमारे लिए ना हो, नुकसानदेह ना हो, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। वो बड़ा खतरनाक होता है। यानी इसका मतलब ये है हजारों साल तक, सालों साल तक ये पॉल्यूटेंट रहेंगे ही रहेंगे। जैसे क्यों आपको कहा जा रहा है कि भाई प्लास्टिक मत यूज करो, क्यों कहा जा रहा है कि भाई जो कीड़े मारने की दवा है, या पेड़ों को, जो खराब पेड़ है उनको मारने की दवा है, और मर्क्यूरी है, लेड है, एल्यूमिनियम है, जो एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट से निकलता है, और ये सब चीज़ों में यूज़ हो रहा है। अपने खाने पकाने की जितने भी यूटेंसिल्स है उसमें यूज़ हो रहा है, हवाई जहाज़ों में यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से ग्लास है, ग्लास, कांच। अब कांच आप देखिए, एक बार टूट जाता है तो हाथों को भी काटता है और छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं। वो छोटे छोटे पार्ट कहाँ जाते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये जो सारे मैंने बताए वो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे, और ये बड़ा खतरनाक है कि भाई जिंदगी भर आपके साथ ये जमे रहेंगे, और फिर इसका हम क्या करें। तो पर्यावरण को खराब करने के लिए, प्रदूषण करने के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है। पहली चीज तो यह है कि आपकी कार, आपकी बाइक, तो जो कार और बाइक से जो पोल्यूशन निकलता है वो हवा में जाता है। तो जितने भी आप व्हीकल्स, गाड़ी देखते हैं, वो कहीं ना कहीं, और सबसे ज्यादा पोल्यूशन कौन कर रहा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, हवाई जहाज करता है। यानी एयर ट्रैवल जो है वो सबसे ज्यादा, एक तो कार्बन उत्सर्जन करता है, कार्बन का लेवल बढ़ाता है, और सबसे ज्यादा पोल्यूशन यही करता है। दूसरी बात, जब हम एग्रीकल्चर में यानी जब खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा कीटनाशक
और फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो जमीन है, आपको यहां से समझाऊं, ये सॉइल पॉल्यूशन देखिए, ये जमीन है आपकी, जमीन में आप ये सब चीजें डाल देंगे तो इससे क्या होता है कि जो पीएच लेवल होता है, पीएच लेवल एक्चुअली पीएच क्या होता है 7 तक, 7 से ऊपर और 7 से नीचे ऐसा लेवल माना जाता है। इसमें एक अल्कलाइनिटी यानी कि जो जैसे एसिड होता है, एक एसिड होता है, एक बेस होता है। तो एसिड और बेस, एसिड कई जगह फायदेमंद होते हैं, बेस कई जगह फायदेमंद होते हैं, और फिर ये इनकी कुछ वैल्यू होती है। होता ये है कि जब ये फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड हम डालते हैं तो जो एक सॉइल की, एक जमीन की पीएच वैल्यू होनी चाहिए, एक नंबर है ये, तो वो गड़बड़ हो जाता है और सॉइल की पीएच वैल्यू उस लेवल की नहीं रहती जो हमें चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो जिस पीएच लेवल पे, यहां पर भी तो जानवर होंगे, यहां पर भी तो पेड़ होंगे, उनको भी तो जीना है जमीन में, लेकिन आपने पीएच वैल्यू खराब कर दिया तो ये बेचारे कैसे जिएंगे। अब देखिए प्लास्टिक की मैंने बात की, प्लास्टिक वेस्ट जो है सबसे खतरनाक है, चाहे आप पानी की बोतल देखें, चाहे आप थैली देखें। अब ये कब जब कहीं भी फेंकते हैं, कहीं भी लेते हैं, अब आप देखें गाय हमारी माता है, लेकिन गाय मैक्सिमम किस लिए मर रही है, वो पॉलिथीन खा जाती है। उसको क्या पता, बेचारी गाय है ना, इसलिए तो गाय है क्योंकि उसको कुछ नहीं पता, वो पॉलिथीन खा जाती है और पॉलिथीन खाती है, पेट में जाता है, उसके बाद मर जाती है। तो ये जो पॉलिथीन और पॉली बैग्स हम यूज कर रहे हैं तो बहुत खतरनाक है भाई। और जो गैसेस है, जैसे मैंने आपसे कहा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके बारे में चर्चा करेंगे, और मीथेन हो गया CH4, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, ऐसे नाइट्रस ऑक्साइड की भी मैंने बात की थी। तो ये जब हवा में जाते हैं तो आप बताइए कि जैसे आपके घर के बगल में किसी ने आग लगा दी टहनियों में, तो आप घर में सांस नहीं ले सकते, इतना धुआं हो जाता है। तो ये सब जो है ये भी तो आपको इसी तरीके से अटैक करेंगी। तो कितने तरीके के पॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने तरीके के प्रदूषण हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वैसे तो यहां पर लैंड, वाटर, एयर पॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हम इसको सॉइल पॉल्यूशन को भी जोड़ेंगे और उसकी भी बात करेंगे साथ में। तो होता क्या है ये और कैसे क्या इफेक्ट करता है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, किस किस तरीके के प्रदूषण हो सकते हैं। तो पहली चीज इसमें क्या आती है, लैंड पॉल्यूशन, जमीन का पॉल्यूशन। इस लैंड पॉल्यूशन को हम सॉइल पॉल्यूशन ही समझ के बात करते हैं। वाटर एयर है, हम अभी नॉइस पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि ये भी बहुत दिक्कत है। दिक्कत इसलिए ये है कि मान लीजिए आप हॉस्पिटल में एडमिट है और बगल में कोई जागरण कर रहा है या फिर कोई इस्तिमा चल रहा है, मंदिर है, मस्जिद है, कोई भी है या गुरुद्वारा है वहां पर, और आप हॉस्पिटल बगल में है, तो क्या ये मरीजों के लिए ठीक है। और आप अपने कान में क्या होता है, हेडफोन लगा के रखते हैं, हमेशा हेडफोन लगते हैं, बड़ी ऊंची आवाज में सुनते हैं, आगे जाके तो आपके कान खराब हो जाएंगे, और कान और आंख और ये सब के बगैर कैसे जियोगे आप। तो ये नॉइस पॉल्यूशन ये होता है, लेकिन बाकी तीनों की हम बात करेंगे। लैंड पॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब आप खराब चीजें, प्रदूषित चीजें या ऐसी जो जमीन को खराब करें वो आप जमीन पे डाल देते हैं या किसी तरीके से डल जाती। वाटर पॉल्यूशन ये होता है कि जब आप पानी में ऐसी चीजें डाल देते हैं जो पानी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे नदियों में हो, चाहे तालाब में हो, चाहे ओशंस में हो। ओशन मतलब हमारा जो समुद्र है, महासागर है, उनमें अगर उन पानी को खराब करने के लिए कोई वस्तु डाल दी जाती है। जैसे एक मान लीजिए कि एक शिप जा रहा है, इस शिप में लाखों टन तेल है, क्रूड ऑयल मान लीजिए, या कोई ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ज्वलनशील है, खराब है। अब अगर ये शिप डूब जाता है तो आप देखते हैं पूरे एरिया में ऐसे तेल तैरने लगता है। अब तेल नहीं तैरेगा तो ऑक्सीजन कैसे जाएगी, यहाँ की सारी मछलियां, सारे पेड़ सब मरने लग जाएंगे। तो इसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। अब ये तो हादसा है, लेकिन हम हादसा नहीं कर रहे हैं, हम तो खुद ही कर रहे हैं, हम तो जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, हम कंज्यूमर है, हमको अच्छी जिंदगी चाहिए। एयर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब हवा में गैस और पार्टिकल्स, जब हवा, साफ हवा में अलग तरीके से गैसेस मिल जाती हैं जो खराब हैं, और कुछ पार्टिकल मिल जाते हैं, वो बहुत माइक्रो लेवल के होते हैं, आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन उसमें होते हैं। क्या होता है पॉल्यूशन अगर हो जाए तो, पहले हमने समझा कि ये होता क्या है, अब हम समझ रहे हैं कि क्या होता है अगर पॉल्यूशन हो जाए तो पॉल्यूशन अगर होगा तो क्या होगा साहब। सबसे पहली चीज ये है कि जमीन में अगर पॉल्यूशन होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको दिक्कत होगी, डिसेंट्री हो जाएगी, मतलब लैट्रिन लग जाएगी, कॉलेरा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, तपेदिक हो जाएगी, ऐसी आपको जो ये पीलापन, पीला बुखार कहते हैं इसको, वो हो जाएगा। अब जब आप कोई जमीन खराब कर देंगे तो वो जमीन तो चली गई, आपके काम की नहीं रही, क्योंकि उससे पैदावार भी नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। तो कम जमीन आपके पास रहेगी, चाहे आप जंगलों की बात करें, चाहे कोई फार्म खोलना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं, वो जमीन तो उस लायक ही नहीं रही। वाटर पोल्यूशन में क्या हो, मतलब व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का पानी में अगर पोल्यूशन कर दें इस तरीके से, अगर पानी में आप पानी में अगर वो डाल दें पोल्यूशन इस तरीके से, ये जो हो रहा है उसमें क्या होगा। तो इसमें भी अगेन आपको पानी से तो सारी डिसीज होती है, जिसको हम वाटर बॉर्न डिसीज कहते हैं। आपको डायरिया हो जाएगा, मतलब मैं जो बता रहा हूँ, डिसेंट्री, लैट्रिन जो होने लगती है, जो रुकती नहीं है, जॉन्डिस है, टाइफॉइड, ये सब हो जाएगा। अब अगर पानी गंदा कर देंगे तो जो लोग घूमने आते हैं या मछलियां जो उसमें पैदा होती हैं वो सब बंद हो जाएगा। पानी पीने के लिए कम हो जाएगा, क्योंकि पानी आपने खराब कर दिया है।
अच्छा, आपको बार बार कह रहा हूं मैं, आप और मैं दोनों इसमें इन्वॉल्व है, हम लोग सभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सब बगैर सोचे समझे सब चीजें कर रहे हैं। एयर पोल्यूशन की बात करूं तो आप देखिए, एयर मतलब सांस लेते हैं आप देखिए कितनी भी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं आज बच्चों में हो रही है, अस्थमा हो रहा है लोगों को, बच्चों को। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अस्थमा की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, अब हवा को अगर दूषित कर देंगे तो क्लाइमेट में प्रॉब्लम आ रही है। अब अप्रैल में अभी देखिए बर्फ गिर रही है, अप्रैल मई में कोई बर्फ गिरती है, लेकिन गिर रही है। और बर्फ, पानी, ड्रॉट आ रहा है, आप देखें आप उत्तराखंड में किस तरीके से सब चीजें हो रही हैं, बाढ़ आ रही है, उत्तराखंड की नदियां इतनी तेज बह रही है कि उन्होंने तबाह कर दिया था पूरा का पूरा इलाका, पूरा का पूरा आपका जो 4 धाम है उसमें एक धाम को तोड़ दिया था उसने। ऐसी फेमाइन हो जाते हैं, ड्रॉट हो जाता है, ये सब चीजें एयर पॉल्यूशन की दिक्कतें आगे चल के होती है। वाई डज इट हैपन? होता क्यों है ये? जब आप लैंड पॉल्यूशन देखिए, जब आप पेड़ों को काट देंगे साहब तो क्या होगा? पेड़ों को काट देंगे, आप पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, आप जमीन में खोद के मेटल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो गंदा पानी है, टॉयलेट का पानी है, जितनी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री से गंदी चीजें आ रही हैं वो सीधा आप डाल दे रहे हैं इसमें, कहाँ? लैंड पे डाल दे रहे हैं, सॉइल पे डाल दे रहे हैं। और यहां पर क्या हो रहा है? वाटर पॉल्यूशन में आप पानी में गंदी चीज डालेंगे, अपनी जो घर की गंदगी या कहें कि जो फैक्ट्री की गंदगी है वो पानी में डाल रहे हैं। और एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज, जो मैंने आपको भी समझाया था कि भाई ये बहुत बड़ा, हमेशा हम सुनते हैं कि एक शिप डूब गया, ये कुछ हो गया तो पूरा का पूरा पानी खराब हो जाता है उस एरिया का। तो और ये निकलता नहीं है इतने आसानी से, क्योंकि तेल तो ऊपर तैरता रहता है, कैसे निकालोगे आप? कुछ चारा भी नहीं है इसका। एयर पोल्यूशन से क्या होता है और कैसे कैसे होता है? पहली चीज तो ये है कि आप जो भी फ्यूल करेंगे, जैसे आपका फॉसिल फ्यूल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि स्मोक जो ट्रैफिक से निकलता है वो आप ऐसे सूंघेंगे आपको एकदम से छींके आ जाएंगी, एकदम से खांसी आ जाएगी। आप जब जिसे पराली जलाना कहते हैं, जब आपकी क्रॉप आपने पैदावार ले ली उसके बाद जो भी बचता है उसको जलाने लगते हैं, तो वो आप देखें दिल्ली के आसपास, चाहे वो पंजाब कहें चाहे हरियाणा कहें, वो पराली जलाते हैं, दिल्ली के लोग इसमें परेशान हो जाते हैं क्योंकि हवा उस तरफ चलती है। पेस्टिसाइड, कीटनाशक और जो भी आप फर्टिलाइजर डालते हैं वो नुकसान करता है एयर को। दूसरा ये है कि जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो धूल कितनी उड़ती है, कहीं भी कंस्ट्रक्शन चल रहा हो आपने देखा पूरी आपकी गाड़ी धूल से भर जाएगी। तो ये सब इसके ये क्यों होता है ये बता रहा हूं। अब सबसे बड़ा सवाल उसमें उठता है, हम इसे रोके कैसे? रोकना भी तो जरूरी है साहब। पहली चीज तो ये है कि जितना भी वेस्ट है उसको कम से कम रखें। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप सेग्रीगेशन करें, ये अभी आगे भी बताऊंगा मैं। सेग्रीगेट मतलब ये होता है कि जो जिसे हम कहते हैं वेट वेस्ट, गीला और सूखा ड्राई वेस्ट, इसको आप अलग कर दीजिए। जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतना अच्छा है। जो भी ऑर्गेनिक तरीका है, जब हम फार्मिंग करते हैं तो इसमें पेस्टिसाइड्स और जो आपके इंसेक्टिसाइड है उसको कम से कम यूज करिए। बायोडिग्रेडेबल आइटम का यूज करिए, जैसे प्लास्टिक और ये सब मत यूज करिए। जो चीज एक बार यूज हो जाए और उसके बाद प्रकृति उसे खत्म कर दे वो ज्यादा बेहतर है। वाटर पॉल्यूशन को कैसे रोकेंगे? वाटर पॉल्यूशन को रोकने का तरीका ये है कि सबसे पहले कि आप गंदी चीजें पानी में मत डालिए, जो भी हार्मफुल है, चाहे केमिकल हो, चाहे मेडिसिन हो, तेल हो, वो कहीं भी आप नालियों में मत डाल दीजिए। जैसे मैंने बताया पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर तो सभी तीनों के लिए सही है, इसका उपयोग नहीं करना है। और जब आप अपने घर से, जैसे घर से आप पानी छोड़ रहे हैं या फैक्ट्री से पानी छोड़ रहे हैं, उसका पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए। और क्योंकि फैक्ट्री से गर्म पानी बाहर आता है, तो गर्म पानी क्या करता है, पूरे के पूरे पानी के जो जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम को खराब कर देता है। आप बताइए, आप 100 डिग्री पे अगर पानी डालेंगे तो यहाँ की मछलियां पेट जी पाएंगी? आपका हाथ अगर पानी में चला गया गर्म तो आप एकदम हाथ हटा लेते हैं। ये बेचारे आप तो गर्म पानी डाल रहे हैं, ये कहीं जा भी नहीं सकते, ये तो मर जाएंगे। पानी को बहुत शिद्दत से, बहुत सोच समझ के यूज करना है, क्योंकि देखिए पानी वैसे तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन आप पानी अगर आपके यहाँ से वेस्ट हो गया तो दोबारा आएगा इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि लेस देन 3% ही पूरे विश्व में पीने के लिए अवेलेबल है। और इसकी मारामारी, अगला जो युद्ध होगा पानी पे होगा, ध्यान रखिएगा। जितने भी एयर पोल्यूशन को कैसे रोका जाए? रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करने हैं, चाहे वाटर हो या विंड हो या आपके जियोथर्मल हो, वो सब यूज करिए आप। व्हीकल्स को कम से कम यूज करिए। अगर कोई वेस्ट गर्म जला रहा है या कोई क्रॉप जला रहा है या अपनी जो पैदावार जला रहा है, उसको रोकना पड़ेगा आपको। और या आप खुद भी कर रहे हैं तो मत करिए। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर तो ये सबसे दिक्कत वाले हैं, इनको आप बिल्कुल यूज नहीं करना है। यदि हम जितने भी वेस्ट है जैसे उसको अलग अलग कर लें, जैसे जो वेट वेस्ट होता है जो सब्जी वगैरह से आता है, ड्राई वेस्ट होता है जैसे कोई बॉटल है कुछ है, तो इनको अलग कर लीजिए। जरूरी ये होगा कि आप ये देखिए कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं उनको आपको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये तो एक बार आपने कचरे में फेंक दिया और किसी कचरे से वो कचरे के जगह पे चला गया तो ये तो कभी खत्म नहीं होगा, तो ढेर बन जाएगा। आप जब दिल्ली एंटर करते हैं, अगर देहरादून की तरफ से जाते हैं, तो आपको इतना बड़ा पहाड़ दिखेगा, ऐसे करके ऐसे दिखाता हूँ, यूं पहाड़ दिखाई देगा, बहुत बड़ा पहाड़ है।
और उसके बाद चील घूम रही होगी, और आपकी कार मैं कहूँगा इतनी बड़ी होगी और इतना बड़ा पहाड़ है, बल्कि ज़्यादा ही बड़ा होता है वो, तो आपको दिखेगा अरे यार पहाड़ है, लेकिन लोग बताएंगे आपको ये कचरा है। तो ये ऐसा हो रहा है हमारे, मतलब वी कैन सी इट। तो जो वेजिटेबल से वेस्ट निकलता है उसको आप जमीन के अंदर गाड़ दीजिए, उसके बाद वो क्या करेगा, एक तो जमीन के आपके फर्टाइल कर देगा, न्यूट्रिएंट डाल देगा उसमें, और आपके पास कम ऐसा वेस्ट होगा जो आप फेंक पाएंगे, आपके पास कम वेस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस आप अपने चीज़ों को, जितने भी हार्मफुल वेस्ट है उसको अलग करिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब हमारे पास कितने लोगों की कमी है, जो कचरा उठाता कितने कम लोग हैं, तो आप खुद करके अगर दे दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लाइमेट चेंज, मौसम में जो परिवर्तन होता है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, पहले इसको समझिए। ये एक बस है, ठीक है जी, ये कार समझ लीजिए, बस है वैसे ही, यहां पर आप बैठे हुए हैं अंदर। अब अगर ये धूप में है, ये तो अभी अंधेरा देख रहे हैं आप, मान लीजिए धूप में है, आपको क्या लगता है कि आप बैठ पाएंगे यहां पर? अगर विदेशों में जाएंगे तो आपको तो ये एसी बस और एसी कार मिलेंगी, जो डेवलप कंट्री है। बाकी तो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है, जैसे हमारा देश है। यहां पर अगर हम बैठे हैं तो हमको कितनी गर्मी लगेगी, हम ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे इसमें। आप समझ रहे क्या हो रहा है? तो इसका मतलब यह है कि जो गर्म हवा है वो आपको बैठने नहीं देगी, यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, क्योंकि वो अंदर ट्रैप्ड है। गर्म हवा कैसे निकलेगी? क्योंकि तो ये तो सारे मेटल है ना, आयरन होगा या एल्यूमिनियम होगा, वो गर्म करेगा। ऐसे ही हमारे देश में क्या है कि घर हम बनाते हैं ईंटों से और सीमेंट लगाते हैं इसमें। अब वो जब हीट जब इसको ऑब्जॉर्व करता है, हीट जब गर्मी आती है तो ये फिर रात को रिलीज करता है। तो आप देखेंगे कि ये जो ईंट के बने घर हैं वो हमेशा गर्म रहते हैं, आपको बाहर सोना पड़ता है या एसी लगाना पड़ता है, जबकि ये करने की जरूरत नहीं। और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे विदेशों में होते हैं, वो मतलब एक प्लेट बनाते हैं, उसके अंदर फोम डालते हैं, वो सब सारे काम हो सकते हैं। लेकिन एनीवेज यहाँ आप गर्म नहीं बैठ सकते, गर्मी में नहीं बैठ सकते। तो ये हमारा पृथ्वी का भी तो है साहब, पृथ्वी भी तो ऐसे ही हो रही है। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं। फॉसिल फ्यूल में क्या आ गया, आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सब हम जला रहे हैं। देखिए ये जल रहा है, ये सारे कार्यक्रम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये हम ये कर रहे हैं, तो होता ये है कि एक तरीका है, जब हीट आती है, जब ऊपर से सन से हीट आती है, तो हमारी एक कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन जो एब्जॉर्ब है वो रात को निकलती है या फिर समय से निकलती है। तो हमारी एक लेयरिंग है एटमॉस्फेयर की, वो इस हीट को यहाँ रखती है, और इस हीट के कारण ही हम यहाँ जी पाते हैं। और ये हीट नहीं होगी तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, क्योंकि एकदम ठंडा, जैसे बाकी हमारे जितने भी प्लैनेट आप देख रहे हैं बड़े ठंडे प्लैनेट है। यही जो हीट रोकने की क्षमता है, सन की हीट को रोकने की क्षमता है, यहाँ पर जो चेहरे इसमें पिक्चर में भी देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर जो है इसको रोकता है, एक वो बनाता है, और इसी गर्मी के कारण हम जी पा रहे हैं, वरना हम नहीं जी पाएंगे। ये जो गैसेज आती हैं वो, अगर चलिए अब मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया। ये गर्मी है जो मान लीजिए 10 नंबर में एग्जांपल दे देता हूं। अब हमने क्या किया कि हम कोल, पेट्रोलियम, डीजल और सारे तरीके के काम कर रहे हैं, हीट बहुत प्रोड्यूस हो रही है, तो यहां पर हीट बढ़ जाएगी। जितनी 10 हीट है, मान लीजिए 15 हीट हो गई, एक नंबर ले रहा हूं आपके समझाने के लिए, 15 हीट हो गई। अब वो 15 हीट जो हो गई, उससे क्या होगा कि हमारे बहुत सारे जो है ग्लेशियर्स हैं, पहली चीज तो गर्मी बढ़ जाएगी, और जो ग्लेशियर है जहां पर मतलब जो स्नो है, बर्फ, वो पिघलेंगे, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो गई। वो पिघलेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ये समुद्र है और आप यहां रहते हैं, तो ये पानी तो आपके उसमें आ जाएगा, आप इस जमीन को खा जाएगा, जमीन आपके इसके अंदर आ जाएगी। तो धीरे धीरे आप एक तो आप डूब जाएंगे, मतलब जमीनें डूब जाएंगी, और दूसरा यह है कि गर्मी जब बढ़ेगी तो बहुत सारे परिवर्तन होंगे, और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल मतलब विश्व की गर्मी, विश्व का गर्म होना, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये जो गर्मी रोकने की क्षमता है उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मतलब कोई ऐसा हाउस, बेसिकली ये आपकी क्रॉप या फिर अगर छोटी जगह में आपको कुछ उगाना है उसके लिए यूज होता था या होता है, यहां पर क्या कहते हैं, पेड़ उगाते हैं और एक ग्रीन हाउस बना देते हैं, ताकि जो हीट आती है वो अंदर रहे और उससे फिर पेड़ पौधे बढ़े। अब क्या है, फॉरेस्ट का एक मैकेनिज्म है, फॉरेस्ट मतलब हमारे जंगलों का एक मैकेनिज्म है, वो फॉरेस्ट बहुत स्मार्ट बनाया ऊपर वाले ने। ठीक, फॉरेस्ट का एक मैकेनिज्म है कि वो क्या करते हैं, अगर ये पेड़ है तो इसका क्या काम है, हम इंसान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन देता है, फिर हम ऑक्सीजन दोबारा ले लेते हैं। तो इस तरीके से इसका एक मैकेनिज्म है। अगर ये पेड़ हम काट देंगे तो इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कौन कन्वर्ट करेगा, नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। और जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से, चाहे कोल, पेट्रोलियम या डीजल जो भी हम गर्म कर रहे हैं, उससे हीट बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, अर्थ का जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने आपको समझाया ना, अर्थ के ऊपर जो लेयरिंग है जो इसको गर्म रखती है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा। और उसके बाद कुछ जो गैसेस हैं वो अपने आप, उसका कुछ करना नहीं पड़ता, वो हमारे भले के लिए है।
कुछ गैसेज ऐसी हैं जो वाकई में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज हैं, वो इसलिए बनाई गई है, इसलिए ऊपर वाले ने बनाया होगा कि हमको गर्म रखना है। लेकिन चक्कर ये है कि नेचुरल प्रोसेस से जो आ रही है वो तो ठीक है, कि जैसे ऑर्गेनिक मैटर गर्म वो हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो उससे हीट निकलती है। कोई भी अगर जानवर या पेड़ मर रहा है तो ऑर्गेनिक तरीका होता है। लेकिन जो हम कर रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी, हम तो अपनी चीजें रोक सकते हैं ना। हम क्यों फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोलियम गैस ये सब चीजें जलाएं, क्यों हम एग्रीकल्चर की पराली जलाएं या कोई भी ऐसा काम करें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऊपर वाले ने बना रखा है कि भाई इतना होना चाहिए, 10 जो मैंने नंबर बताया था। हम उसको 15 या 50 पे पहुंचा देंगे तो हम तो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ना। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो जैसे मैंने बताया नेचुरली तो होती है, मतलब वो तो होनी ही चाहिए, तभी हमारा अर्थ जो है वो गर्म रहेगा। जैसे वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऐसे बताता हूँ। वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन हो गया CH4, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया NO या N2O, और सबसे बड़ी बात ओजोन O3। तो ये हमारी सारी ग्रीन हाउस गैसेज है। लेकिन चक्कर ये है कि हम बाकी जो काम कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोसेस हमारा हो रहा है, चाहे हम और भी काम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी प्रोडक्शन हम करते हैं, जैसे क्लींजिंग एजेंट है, आपके रेफ्रिजरेटर के पीछे जो गैस होती है, या जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट ना लगे उसके लिए इंसुलेटर बनते हैं, ये सारे जो होते हैं ये कहीं ना कहीं आपको ये गैसेस देते हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और फिर ये सारे फ्लोरिनेटेड गैस होते हैं। इसमें देखिएगा सब जगह फ्लोरीन जरूर दिख रही होगी आपकी, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई। ऐसी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, HCFC कहते हैं जिसको। ऐसी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी H या दोनों एक जैसे हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो HFC लिख देता हूं उसको। बेसिकली यह है फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन वाला गैस है ये। और इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि चाहे आप किसी की बात करें, चाहे मीथेन की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, वाटर वेपर की बात करें, मीथेन की बात करें, या CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन है। Cl का बॉन्ड होता है, फ्लोरीन का बॉन्ड होता है। तो ये करते क्या है, इनका काम ये अच्छे के लिए है, ऐसा नहीं बुरे के लिए। इनका काम है ये गर्मी को रोकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा पैदा हो गई, गैसेस बहुत ज्यादा हो गई, तो गर्मी बहुत ज्यादा रुक जाएगी। अगर दो नंबर है 2, मुझे पता नहीं ये 2% है क्या है, ये है ग्लोबल वार्मिंग की जो पेरिस में अभी पिछले कुछ सालों में वो हुई थी। उन्होंने कहा 2 तक बढ़ना नहीं चाहिए। अगर 2 हो गया नंबर तो फिर पूरा हम खतरा आ जाएगा बहुत जबरदस्त। तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो होता है, चाहे हम ऑयल, कोल, गैस जो भी मैंने बताया, बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है हमारे पर्यावरण के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में 31% बढ़ गई है। जब इंडस्ट्रीज नहीं थी ना, तब से आज अगर देखें तो 31% बढ़ गई है। मतलब अगर पहले 100 थी तो अब 131 हो गई। तो ये बड़ा नंबर है। अगर ये 150 पहुंच जाए, मान लीजिए 180 पहुंच जाए, तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे। क्योंकि हो ये रहा है कि जो लोअर एटमॉस्फेयर है हमारा, जो नीचे, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, उसके नीचे जब हम उसके नीचे की बात करते हैं, तो वहां पर वो हीट बहुत सारी जनरेट हो रही है और वो जमा हो रही है। इसी कारण से आज देखेंगे, मैंने जैसे बताया, अप्रैल मई में बर्फ गिर रही है, कहीं फ्लड आ रहे हैं, कहीं सुनामी आ रहा है, कहीं कुछ क्लाइमेट में परिवर्तन हो रहा है, कहीं कुछ क्रॉप्स खराब हो रही है, जिंदगियां खत्म हो रही है, जानवरों की जिंदगी खत्म हो रही है। तो यहां पर एक चित्र जरूर दिखाना चाहूंगा। ये तो खैर आपको चित्र मेरे बोलने पर समझ में आ गया होगा कि ये क्या हो रहा है। ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं। यहां मैं आपको बता रहा हूं कि कार्बन उत्सर्जन कितना किया जा रहा है, कार्बन कौन कौन कितना पैदा कर रहा है। तो हिंदुस्तान कहीं पीछे तो नहीं है, हम 7% कर रहे हैं। हम ये बोलते हैं हम नहीं कर रहे, लेकिन है, हमें ये मानना चाहिए। तो हम सभी को मिलजुल के, एकजुट होकर इसको कम करना चाहिए। अब देखें, पूरे विश्व में चाइना सबसे ज्यादा पैदा करता है, जबकि 138 और 140 करोड़ के बीच में उनकी जनसंख्या है। और इसके बाद आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स 15% पैदा करता है, रशिया 5%। तो ये चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, रशिया, मतलब हम गलत कारणों से आगे हैं। हम गलत कारणों से हमारा नाम लिया जा रहा है। तो ये सब कम करना है, और बाकी चाइना वाइना को तो कम करना ही पड़ेगा भाई, वरना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हार्मफुल रेडिएशन जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। तो जो ट्रोपोस्फियर होता है, ये तकरीबन ग्राउंड से करीबन 9 से 14 किलोमीटर तक होता है। बदलता रहता है समय के अनुसार, गर्मी ठंडी में। तो यहां हमारा से, और इसके आगे जितने भी आप अलग अलग लेयर्स देख रहे हैं, इनका कोई ना कोई काम है। इनका काम ये है कि ये हमें सन की, या फिर जो सूरज से हार्मफुल, यानी हमको जो नुकसान पहुंचा सकती हैं, ऐसी रेडिएशंस जो आती हैं, उनको ये रोकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर है वो ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर, अब ओजोन लेयर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें ओजोन गैस होती है, O3 गैस, यानी कि ओजोन गैस होती है। और ये हमें जितनी भी पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट लाइट आती है, अगर ये ओजोन लेयर नहीं होगी तो सीधा अल्ट्रावायलेट, आप देखेंगे कि जो आजकल जो क्रीम होते हैं, स्किन क्रीम, उसमें आप बताएंगे SPF नंबर बताया जाता है,
वो क्या है, वो आपको अल्ट्रावायलेट रे से सन की रोक रहा होता है, और वो भी ऐसी जो अर्थ तक पहुंच जाती है उनसे रोक रहा है। और आप सोचिए अगर असली में पहुंच गई, ओजोन नहीं होता तो क्या होगा। तो जितने भी हमारे क्लीनिंग केमिकल्स है, साफ सफाई में जो यूज होते हैं, रेफ्रिजरेटर में जो कूलेंट होता है, हमारे जो एयर कंडीशनर है जिसमें जो गैसेस होती हैं, वो सारी की सारी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन को खत्म करती है। बेसिकली ओजोन क्या है, O3, तो इसके साथ जो भी कंबाइंड होगा, जो भी कॉम्बिनेशन बनता है इनका, वो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एटमॉस्फेयर में जाते हैं, और खास तौर पे हवाई जहाज के थ्रू जो नुकसान हो रहा है उसको आप बोल नहीं सकते। तो अगर ये हमारा पृथ्वी है और यहां पर हमारी ओजोन लेयर है, तो हो क्या गया है कि यहां पर बन गए गड्ढे। गड्ढे इसको हम कहते हैं होल्स, ओजोन होल्स। अब इन होल्स के थ्रू ये जो पराबैंगनी किरणें हैं इनके थ्रू आ रही हैं, और ये आ रही हैं तो इससे नुकसान हो रहा है। क्योंकि जैसे मैंने स्किन के बारे में बताया, अगर आप देखें तो यहां पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, उसके ऊपर एक होल है, और इससे लोगों को यहां पर स्किन कैंसर हो रहा है, चमड़ी का कैंसर हो रहा है। तो ये जो हमारी अलग अलग लेयर्स हैं, जिसमें खासतौर पे जो मैं आपको बता रहा हूं कि हम ये छतरी क्यों यूज करते हैं, हम अलग अलग क्रीम क्यों यूज करते हैं, उसका कारण यही है कि ये जो ओजोन लेयर है वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है, और हम जो ये सब पैदा कर रहे हैं उससे ये ओजोन लेयर टूटती है, इसमें गड्ढे होते हैं। प्रकृति का भी अपना एक तरीका है। तो डिजास्टर होते हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे फ्लड आती है, यानी पानी बहुत तेज आता है, बरसात हो जाती है, जैसे यहां पर एक आप एग्जांपल देख रहे हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, भूकंप आता है। ऐसे ये जो लैंडस्लाइड का एग्जांपल यहां मैंने दिखाने की कोशिश की, स्टॉर्म्स आते हैं, बहुत तेज आंधी चलती है। अब क्योंकि हम प्रकृति का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रकृति के विरुद्ध जाके हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर अपने रहने के लिए डैम बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। डैम खासतौर पे ये बड़ा नुकसानदायी है, और बड़ी बड़ी जो हाई राइज बिल्डिंग बन रही है खासतौर पे ऐसी जगह पे जो आप कह सकते हैं जो भूकंप के अलग अलग क्षेत्र हैं, जोन कहते हैं इनको। तो इन जोन्स में अगर हम बनाते हैं तो जब ये भूकंप आएगा, क्योंकि पृथ्वी तो अपना काम करेगी, तो जो नेचुरल कैलामिटी या नुकसान, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, या ऐसी अलग अलग घटनाएं हो रही हैं जो पृथ्वी करेगी, अगर हम मान लीजिए उसमें अपने ये चीजें जोड़ देते हैं तो ये बहुत बड़ी कैलामिटी हो जाती है। जहां पर एक आदमी या दो आदमी का देहांत होता है या मरेंगे, वहां हजारों लोगों की तादाद में लोग मर जाते हैं, क्योंकि लोग प्रकृति का ख्याल नहीं रख रहे हैं, उन लेयर्स में जाके और ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदायी है। तो आप देखें जिस तरीके से नेचुरली हल्की आग लगती है, लेकिन कई बार हम ऐसा कुछ कर देते हैं तो उसके लिए पूरा जंगल तबाह हो जाता है। सवाल ये उठता है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे कैसे, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एडुकेशन। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपने शुरुआत से अगर मुझे सुना हो तो आपको मेरा दुख दिख रहा होगा। आप बोलेंगे कि ये इसमें लिखा तो है नहीं, ये क्या क्या बोल रहे हैं, इसके अलावा क्यों बोल रहे हैं। इसके अलावा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक आदमी हम आज जी रहे हैं, हमारे बच्चे भी होंगे और उनके भी बच्चे होंगे, वो कैसे जिएंगे। हम तो सब कुछ खराब कर रहे हैं अपने आडंबर के लिए, अपनी लग्जरी के लिए। तो हमको इनको पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा हमको। स्कूल, इसलिए आप टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं लिखा हुआ है कि जब तक हम जानकारी नहीं देंगे, जब तक हम ये स्किल पैदा नहीं करेंगे लोगों की कि भाई जो एनवायरनमेंट है वो आपके लिए है, आप ही इसको संवार सकते हैं, आप ही इसको खराब कर सकते हैं, आप इसको बर्बाद कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का मतलब केवल यही नहीं होता है कि आप ट्रैफिक रूल को फॉलो कर लें, या जो रूल रेगुलेशन है। रूल रेगुलेशन कुछ ऐसे भी है जो ऑलरेडी आपको पता है कि आप पेड़ काटेंगे तो पेड़ बढ़ने में सालों लग जाते हैं। अगर आप आज फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, और जो गैस वैस पैदा होती है, अगर आपने ओजोन लेयर में एक छेद दे दिए और आगे के लोग क्या करेंगे, उनको सबको स्किन कैंसर होने लगेगा। तो ये नुकसान हमें समझने हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हमको पर्यावरण के बारे में जानकारी चाहिए। हमें जानना पड़ेगा कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किस लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें जानकारी मिलनी चाहिए, या अगर हमारे पास जानकारी है तो हम दूसरे को देंगे कि भाई हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो पर्यावरण है, जहां हम रह रहे हैं, वो कितना जरूरी है हमारे लिए। अगर उसमें जरा सा भी हम उसको हिलाते हैं या खराब करते हैं तो वो हमें खा जाएगा। दूसरी चीज इसमें आती है कि हमको देखिए, एक तो कहा गया लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट, आपको एनवायरनमेंट के लिए पढ़ना। दूसरा है लर्निंग थ्रू द एनवायरनमेंट। अब थ्रू द एनवायरनमेंट के मतलब क्या है, अब ये बच्चा इस प्लास्टिक को उठा के इस कचरे के उसमें डाल रहा है, यानी कि अगर आप किसी तरीके से पर्यावरण में जाएंगे, अगर आप अपने घर में बैठे हैं, घर से गाड़ी में गए और सीधा स्कूल गए, स्कूल से फिर आप ट्यूशन गए और ट्यूशन से सीधा वापस घर आ गए, या फिर आप मॉल्स में चले गए, या पिक्चर देखने चले गए, या फिर कुछ रिक्रिएशन के लिए चले गए, यही तो होता है जिंदगी में। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि हम पर्यावरण में जाते ही नहीं है, हम जंगलों में केवल आनंद करने के लिए जाते हैं। तो ये जो हम एनवायरनमेंट में हमें जाना पड़ेगा, हमें क्लासरूम से बाहर निकलना पड़ेगा, और हमको अपने खुद का हाथ, जैसे ये बच्चा कर रहा है, ऐसे खुद अपने हाथ लगाने पड़ेंगे इसमें, हमको हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। यानी कि हम देखेंगे कि भाई प्रॉब्लम है क्या, हमको समझाया जाएगा, और अपने एक्सपीरियंस हमें जो एक्सपीरियंस मिलेगा
उससे हम पता कर पाएंगे कि हाँ ये नुकसान है, ये दिक्कत है और कैसे इसको सॉल्व किया जाए। एनवायरनमेंट जो है उसको किसी तरीके से हमें उसका जो हम उसे जो बर्बाद करते हैं उसको कम करना है, यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम यूटिलाइज करें, ज्यादा से ज्यादा उसको बचाने की कोशिश करें। ये ग्रीन प्रोसेसेस हैं, जो भी काम करें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम करें। जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए होनी चाहिए, या ऐसी ना हो कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। और बिजनेस को ऐसा ना बना दें या फिर डेली एक्टिविटीज हमारी जो हो उनमें हम ये चीजें जोड़ें कि भाई अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम पेड़ उगाएं, गंदगी साफ करें, या कम से कम हम ये कर सकते हैं कि अगर हम जैसे 100, एक नंबर बता रहा हूं, 100 यूज करते हैं तो 10 कर दें उसको, ताकि 90 जो है वो आगे के बच्चों के लिए, इन बेचारों के लिए आगे बचा रहे। लर्निंग फॉर द एनवायरमेंट। लर्निंग फॉर द एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि भाई आपको जब एनवायरमेंट का कुछ होता है तो आपको रिस्पॉन्स जो देना है, यानी फिर आपको जो आपका जो शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो रिस्पॉन्सिबल आना चाहिए। कि भाई हाँ, कोई कहेगा कि यार चलो पेड़ काटते, तो आपने ना बिल्कुल पेड़ नहीं काटना है, पेड़ काटने से ये हो जाएगा, पेड़ काटने से वो हो जाएगा। कोई बोलेगा कि चलो भैया गंदगी यहीं फेंक देते, नहीं, इसको पहले हम अलग अलग करेंगे, 2 भाग में करेंगे, वेट वेस्ट अलग करेंगे, ड्राई वेस्ट अलग करेंगे, फिर हम आगे देंगे। तो ये हमारी अगर जिंदगी में नहीं उतरेगा तो हमारी जिंदगी बचेगी कहां। हमें समझना होगा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इनको 3 R's बोलते हैं। 3 R's का मतलब यह है कि ये हमको किस तरीके से मदद करेगा, ये 3 R's, कि हम एनवायरमेंट को, पर्यावरण को बचा सके। ये आज का जो वेस्ट मैनेजमेंट है, मतलब देखिए कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो वेस्ट पैदा नहीं करता। हम खाते हैं, हम वेस्ट पैदा करते हैं, हर जानवर, हर पेड़, सब वेस्ट पैदा करते हैं। इसके अलावा जब ये वेस्ट निकलता है तो इसको कैसा मैनेज किया जाए। हम क्या करते थे, पहले कचरा आया, पॉलिथीन में डाला, काली पॉलिथीन में बाहर फेंक दिया, या कचरे के डब्बे में डाल दिया। अब ऐसा काम नहीं चलेगा दोस्तों, आपको रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करना ही पड़ेगा। तो रिड्यूस का मतलब क्या है कि भाई जो चीज की आवश्यकता ही नहीं है उसको क्यों यूज करना। अभी कोरोना काल में देखा आपने कि हम कैसे लॉकडाउन में घर के अंदर रहे, हम केवल कम संसाधनों से हमने काम चलाया। तो अगर आप कम चीजें यूज करेंगे तो वेस्ट भी कम पैदा होगा। मतलब जो वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, वो कम पैदा होगा। हाँ, अगर आप कहेंगे कि मैं यार इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकता हूँ, नगर निगम वाले करेंगे या कचरा साफ करने वाले करेंगे, तो आप एक काम करिए, आप शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, तो शॉपिंग के लिए आप जो चीजों की जरूरत नहीं है, जैसे आपकी कोई पैकेजिंग है, उसमें कम से कम पैकेजिंग वाली चीज यूज करिए। ऐसा आइटम जिसको आप डिस्पोज करना चाहते हैं, फेंक सकते हैं, उसको मत यूज करिए। जो प्लास्टिक है इसका बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए, ये तो कम से कम कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे यार पॉलिथीन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप जूट बैग का इस्तेमाल करिए, मतलब जिससे बोरा बनता है ना वो, या कपड़े के क्लॉथ का, इसके बैग का इस्तेमाल करिए, ये तो कर ही सकते हैं। तो रिड्यूस तो आपको कम से कम इस्तेमाल करना है चीजों का, जिसकी जरूरत नहीं है उसको भूल जाइए। और रीयूज का मतलब ये है कि भाई आपने कोई चीज इस्तेमाल कर ली, फिर उसको फेंकना नहीं है, उसको दोबारा यूज करिए। जैसे मान लीजिए कोई शर्ट है आपकी, या कोई महिला की कोई कुर्ती है, तो क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए आप पिलो कवर बना लीजिए, यानी तकिया, पिलो कवर, तकिया का कवर बना लीजिए, या आप रैग्स बना लीजिए, यानी जिससे आप पैर पोंछ सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। रिसाइकल का मतलब ये होता है कि भाई आपने कोई चीज जब यूज कर ली तो उसको, क्योंकि अब क्या है कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए आपने एक प्लास्टिक आइटम यूज किया है ना, ये प्लास्टिक आइटम है। अब आपको पता है कि ये जब आप फेंकेंगे तो ये दोबारा इंडस्ट्री में जाएगा, इंडस्ट्री में जाके फिर इसको पिघलाया जाएगा, उसमें एनर्जी लगेगी, उसमें टाइम लगेगा, उसमें मेहनत लगेगी, फिर ये दूसरे में इसको बनाया जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट 1 था, ये प्रोडक्ट 2 बनेगा, तो इसमें सारी मेहनत लगेगी और फिर ये आपके पास आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आप रिसाइकल, अगर एक नॉर्मल एक प्रोडक्ट को रिसाइकल करने जाएंगे तो आप इतनी ज्यादा एनर्जी खराब होगी, इसकी पूछे मत। तो रीयूज का मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ वेस्ट है तो आप इसको दोबारा यूज करिए, क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे या मैन्युफैक्चर के लिए हो जाएगा तो वो पोल्यूशन भी करेगा। जहां मैन्युफैक्चरिंग होगी उसका मतलब पोल्यूशन बढ़ गया, है ना। जैसे एल्यूमिनियम और जो स्टील के प्रोडक्ट है वो बार बार आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से मेटल, धातु, पेपर, ग्लास हो गया या प्लास्टिक, ये सारे रिसाइक्लेबल है, तो प्लास्टिक को आप दोबारा यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक का नया प्लास्टिक तो बना सकते हैं, बन सकता है। जो किचन का जो गीला वेस्ट है, वेट वेस्ट जिसे हम कहते हैं, उसको आप लीजिए, उसको धरती में दबाइए, उससे कंपोस्ट बनाइए। क्यों नहीं बना सकते, कंपोस्ट बनाइए इसको। आप गंदगी सब, मतलब सब्जी, हर दिन हम सब्जी खाते हैं और हर दिन हम फेंकते हैं, तो उससे हम फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं। तो हर एक घर में ये एक चीज होनी चाहिए, मतलब ये एक रिलीजियस, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना, वैसे ही वेट हमारा जो गार्बेज है और ड्राई गार्बेज, इसको हमको अलग करना है, बिल्कुल सब चीजें अलग करनी है, तब हमें आगे देना है। जैसे आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। वर्मी मतलब ये होता है केचुआ,
तो अगर आप गंदगी डालेंगे और उसमें केचुआ डाल देंगे तो अपने आप वो वर्मी कंपोस्ट बना देगा, आपको कुछ नहीं करना है। ड्राई गार्बेज आप दे सकते हैं, वैसे अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो उसको वो रिसाइकल हो सकता है, राइट। तो जो नॉन टॉक्सिक सॉलिड वेस्ट है, नॉन टॉक्सिक सॉलिड वेस्ट, नॉन टॉक्सिक मतलब जो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसको आपको अलग करना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ऐसी ये कहाँ जाता है, ये किसी न किसी जगह आपका नगर निगम का आदमी उठाएगा कचरे के डब्बे से और कहीं जाके लैंडफिल में डाल देगा। अब आपको जैसे मैंने दिल्ली का एग्जांपल दिया था, दिल्ली में जब आप एंटर करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा सा पहाड़ मिलता है, आप इतने से हैं उस समय, ये कार है आपकी, तो जो पहाड़ दिखता है आपको वो कचरे का पहाड़ है, उसमें चील है तो आसपास के चील घूम रही है, तो आसपास के लोगों का क्या हाल होगा सोचिए आप, क्योंकि वहां से लीकेज भी हो रहा है, गंदगी भी हो रही है, जमीन भी खराब हो रही है, ग्राउंड वाटर जो आप पिएंगे वो भी खराब हो रहा है। तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो मैंने जो आपको रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की बात बनाई, इसमें एग्जांपल दे सकता है। कैसे एग्जांपल दे सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि हर एक नोटबुक में जो आप पेपर यूज कर रहे हैं वो ट्री से आता है। जो भी आप किताब यूज करते हैं वो ट्री से आता है, मतलब पेड़ कटते हैं तब आप किताब पढ़ते हैं। तो आप जब लिखते हैं तो बहुत सारी स्पेसेस मत छोड़िए, कम स्पेस छोड़िए, पेपर को वेस्ट मत करिए, बार बार यूज करिए। आपको पता है जो गांधी जी थे हमारे, वो जो उनको लेटर्स आते थे उसके ऊपर लिखते थे। लेटर्स जो होते ना, अंतर्देशीय लेटर आते थे, पहले पोस्ट कार्ड आते थे, उस पर लिखते थे। तो हम क्यों नहीं कर सकते? दूसरी चीज ये है कि रीयूज का अगर एग्जांपल देखें कि एक ही चीज को हम बहुत देर तक यूज करें या दोबारा यूज करें। अगर आप एक पेपर देख रहे हैं तो दोनों साइड यूज करिए इसको, है ना। अपनी जो ओल्ड बुक है वो किसी को दे दीजिए, नोटबुक है वो किसी को दे दीजिए, तो इससे क्या होगा, रीयूज हो जाएगा और बेचारे किसी और का भला भी हो जाएगा। जाके मत बेच दीजिए या उसको कचरे में मत डाल दीजिए। रिसाइकल का क्या एग्जांपल हो सकता है? अब आप देखें पेपर, इससे पेपर दोबारा बन जाता है। पेपर मैश, ये एक तरीके का, ये समझ लीजिए कि पेपर पीसेस हैं, पल्प है, जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। अब अगर इसके साथ हम एडेसिव डालें, ग्लू डालें, स्टार्च डालें, वॉलपेपर पेस्ट बन जाएगा। तो कहने का मतलब है एक पेपर का वेस्टेज ना हो, पेपर का रीयूज हो जाए। जो मैंने पेपर का ही एग्जांपल दिया तीनों में, तो इसका रीयूज हम कर सकते हैं। पेपर का ही पेपर बन सकता है दोबारा। उसके लिए थोड़ी सी हम अगर मेहनत कर ले तो हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, थोड़ी सी कम हो जाएंगी। क्या हमारे एक्शंस होने चाहिए अगर हम एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए निकले हैं? क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो उसके लिए सबसे पहले समझ लीजिए कि एयर पोल्यूशन कैसे हम इसको अवॉइड करेंगे और हमको क्या करना है। तो एयर पोल्यूशन अगर हो रहा है तो आपको जो भी जल रहा है, जैसे अगर आपके घर से कोई कचरा निकल रहा है उसको जलाइए मत। जैसे पराली जलाते हैं उनको मत जलाइए। पराली मतलब होता है कि जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, तो एग्रीकल्चर के बाद जैसे क्रॉप निकाल लिया, अपने धान वान निकाल लिया, उसके बीज निकाल लिया, उसके बाद जो भी बचता है उसको जला दिया जाता है। आप क्या करेंगे कि आपको करना क्या है कि नेचुरल वेंटिलेशन लीजिए ना। अगर आपका घर है तो आप इसको थोड़ा सा खोल के रखिए, फैन का इस्तेमाल कम से कम करिए। पता चला कि दिन में भी लाइटें जल रही हैं, दिन में भी ऑफिस में खासतौर पे आप बाहर निकल गए, फैन चल रहे हैं, एयर कंडीशन चल रहा है। एनर्जी यूज, इसमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या लाइट, मैंने कहा कि जब उसकी जरूरत नहीं है, चलिए लाइट को जला के भी रख दीजिए। आजकल लाइट तो खैर एलईडी वगैरह की आ गई है, लेकिन जो फैन होता है उसमें तो मोटर होती है, तो जिसमें भी मोटर होगी वो तो बहुत ज्यादा एनर्जी लेगा। एक जरूरी चीज ये होती है कि भाई आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करिए, आप साइकिल का यूज करिए, कार का इस्तेमाल मत करिए, सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर लीजिए। वाटर पॉल्यूशन की जहां तक बात आती है तो यहां पर देखिए कि आप गंदगी पानी में डालना ही नहीं है, चाहे रिवर हो, चाहे नदी हो, चाहे लेक हो। आपको क्या करना है, पानी है उसको रिसाइकल कर लीजिए। जो पानी रेन से आता है, बरसात से जो पानी आता है, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, उससे यूज कर सकते हैं, या उससे हम प्लांट को गार्डनिंग में पानी दे सकते हैं। वेस्ट अगर क्या करना है, सबसे पहली बात तो प्लास्टिक आपको बिल्कुल नो कर देना है। और जो आपका वेस्ट है उसको आपको वेट वेस्ट जो आपके खाने वगैरह से बनता है, मतलब सब्जी वगैरह से निकलता है, और ड्राई वेस्ट, ये इसको अलग कर देना है, ठीक है। और केमिकल्स इन फूड, अब पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का जितना कम से कम इस्तेमाल है, खासतौर पे फार्मर्स जो लोग हैं वो कम से कम करें। आपको ऑर्गेनिक चीज यूज करनी है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है कि कोई भी केमिकल, कोई भी बाहर की चीज यूज ना हो। फॉरेस्ट प्लांट्स, जितना पेपर बनता है वो सब ट्री, ये पेड़ों को काट के बनता है। इन पेड़ों को कम से कम काटना है आपको, या कटवाना है, तो पेपर कम से कम यूज करिए। आजकल तो खैर मैक्सिमम चीज डिजिटल हो गई है, अच्छी बात है। जो पेपर है उससे उसको रीयूज कर लीजिए। और जहां तक वाटर की बात आती है, अवॉइड वाटर। अब देखिए, जितना हम पानी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक, उतना पानी क्योंकि अलग फॉर्म में चेंज हो जाता है, फिर उसको हम कैसे दोबारा यूज करेंगे? क्योंकि पानी का एक चक्र है और वो चक्र पूरा होने में बहुत टाइम लगता है, और साफ पानी आना बहुत बहुत मुश्किल का काम है। तो नहाने के समय, खाने के समय, धोने के समय, सब पानी का कम से कम इस्तेमाल आपको करना है।
चलिए अब सवाल जवाब देखेंगे। व्हाट आर सम ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस कॉज ड्यू टू मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो क्या क्या एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, इसके वैसे आंसर मैंने यहां पर दिए हुए, अगर आप देखें तो पहली चीज ये है कि एनवायरमेंट तो ठीक नहीं कर रहा है और पोल्यूशन भी कम नहीं कर रहा है, फॉरेस्ट एरिया तो कम हो ही रहे हैं इसमें। और सम ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस ये हो रहे हैं कि केमिकल पोल्यूशन हो रहा है, डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरियाज के कारण चीजें हो रही हैं। तो आप ए को टिक करेंगे, वैसे डी भी इसमें टिक कर सकते हैं लेकिन हम ए ही करके रखते हैं, ठीक। वैसे डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया भी एक लेकिन एनवायरमेंटल चेंज है। हाउ कैन वी कंजर्व अवर हेल्थ एंड एनवायरमेंट, कैसे हम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक क्रॉप्स हम ग्रो करेंगे, बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर चूज ऑल दी करेक्ट ऑप्शन लिखा है, तो इसमें हमें मल्टीपल चूज करना है, यहाँ नहीं लिखा, इसलिए मैंने ए ही किया है। और आपको बता रहा हूँ डी भी सही हो सकता है, लेकिन एक ही कहा गया तो एक करेंगे। हाउ कैन वी कंजर्व दी हेल्थ एंड एनवायरमेंट, तो ऑर्गेनिक क्रॉप्स आपको उगानी है, नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करिए, वेस्ट वाटर को मैनेज करिए और यूज मोर एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनिंग तो कम से कम करनी है आपको। तो अगर आप देखें तो इसमें 3 टिक कर देते हैं, 1, 2 और 3, ये गलत हो गया। अब तीसरे पे आते हैं। अ स्टील फैक्ट्री बर्न्स फायरवुड एंड चारकोल फॉर हीटिंग एंड मेल्टिंग द स्टील, व्हाट आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। एक स्टील फैक्ट्री है जो लकड़ी भी जला रही है और चारकोल भी जला रही है, तो क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट अगर बढ़ेगी तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बढ़ेगा, डिक्रीज तो नहीं होगा। इंक्रीज एयर पॉल्यूशन, बिल्कुल सही है, फायरवुड और चारकोल दोनों ही आपके पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। डिक्रीज एयर पॉल्यूशन तो नहीं होगा, तो इसका ए और सी सही आंसर है। आप देखिए ये ए और सही आंसर है, ठीक है। ओके, राइट शॉर्ट आंसर्स। तो हम एक एक करके देखते हैं इसको। तो कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज हैं, एग्जांपल्स भी देने हैं। तो अगर मैं आपको कैटेगरी के हिसाब से बताऊं तो एनर्जी रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, उसमें भी फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तमाम तरीके के आते हैं। लेकिन अगर हम बड़ी कैटेगरी देखें तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल मतलब ये होता है एक बार आपने यूज कर लिया तो फिर वो दोबारा आ जाएंगे। जैसे सन की एनर्जी कभी खत्म नहीं होनी, हमेशा सन या सूरज की रोशनी आनी है। पानी जितना है वो रहेगा। बायोमास मतलब पेड़ पौधे उगते रहेंगे। जियोथर्मल जमीन, क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत टेम्परेचर है तो ये गर्मी हमको मिलती रहेगी। ऐसी हवा हमेशा चलती रहेगी। तो अगर हम हवा को इस्तेमाल करें, एक विंडमिल बना दें या फिर किसी तरीके से हम इनको यूज कर पाएं, सोलर एनर्जी से हम खाना बना सकते हैं, बैटरी चल सकती है, तो ये सारे हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हो गए या सोर्सेज हो गए। नॉन रिन्यूएबल में जो आते हैं वो है, नॉन रिन्यूएबल का मतलब एक बार हमने यूज कर लिया तो खत्म हो जाएंगे या फिर इनको बनने में सालों साल लाखों साल लग जाएंगे। जैसे ऑयल है, क्रूड ऑयल की हम बात करते हैं और इसी क्रूड ऑयल से आपका पेट्रोलियम भी बनता है, डीजल भी बनता है, केरोसिन भी बनता है, ऐसे तमाम चीजें बनती है। न्यूक्लियर एनर्जी है वो भी खत्म हो जाएगी क्योंकि अगर वो एक बार यूज कर लिया तो बहुत समय लगता है। अब आइए कोल पे कोयला एक बार इस्तेमाल कर लिया तो वो तो एक तो पोल्यूशन भी फैलाएगा, ऊपर से खत्म हो जाएगा। नेचुरल गैस भी क्योंकि यहीं से आती है, वो पेट्रोलियम तरीके से प्रोडक्ट को उसी को कहा जाता है। तो ये है इसमें। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं। अगर पोल्यूशन की मैं मेन कैटेगरी आपको बताऊं तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है। एक तो एयर पोल्यूशन है, हवा में जो पोल्यूशन जाता है यानी दूषण जाता है या कंटामिनेशन होता है या हवा खराब होती है। इसी तरीके से पानी में जब गंदगी जाती है तो पानी खराब होता है। जमीन पे जब आप गंदगी डालते हैं तो सॉइल डिग्रेडेशन होता है, जमीन खराब होती है। ऐसी जब बहुत तेज गाना या साउंड चलता है तो कान आपके खराब होते हैं। तो जो सोर्सेज है पोल्यूशन के वो अथाह है। सबसे पहली चीज ये, जो आपकी गाड़ियां चलती हैं वहां से आपका पोल्यूशन होता है, उससे आपका मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब निकलता है। अगर आप एग्रीकल्चर में यानी खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा केमिकल यूज करते हैं, यानी इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, तो ये पीएच वैल्यू को खराब करता है। पीएच वैल्यू एक वैल्यू होती है जो आपको बताती है कि एसिडिक और बेस कंटेंट क्या है। तो इससे क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं या सॉइल में जितने भी तत्व रह रहे हैं, जैसे केंचुए वगैरह हो गए, वो सब मर जाते हैं या वो किसी तरीके से उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। जब आप प्लास्टिक वेस्ट यूज करते हैं, जैसे आपका बॉटल हो गया, बैग हो गया, जब आप जमीन पे फेंक देते हैं या कोई भी गंदगी फेंकते हैं, इसी की बात नहीं कर रहा हूं, तो जो फ्लोरा एंड फौना है यहाँ पर जमीन पे कौन रहता है, इसमें जानवर रहते हैं, इसमें पेड़ उगते हैं, वो सब खराब होते हैं। इसी तरीके से जो गैसेस हैं जो हवा में हम छोड़ते हैं, खासतौर पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्योंकि ये सीधा ओजोन पे अटैक करती है, ओजोन लेयर पे। ऐसी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया, नाइट्रस ऑक्साइड बताया, अगर ये एयर में जाएंगी तो ये हमको बहुत ही परेशान करेंगी, हमारी जिंदगी एकदम खतरे में है। क्लासिफाई द फॉलोइंग अंडर दी 3 रिस्पेक्टिव कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनको देखिएगा, इसमें जो इनएग्जॉस्टिबल है, जो कभी खत्म नहीं होंगी, उसमें आपका एयर है और सैंड है। सैंड मतलब बालू, हवा और बालू।
रिन्यूएबल का मतलब ये होता है कि जो एक बार आप यूज करेंगे तो वो दोबारा आ जाएगी। जैसे हवा कभी खत्म नहीं होगी, फॉरेस्ट अगर आप एक जगह काट दें तो दोबारा वो उग जाता है। ऐसे फिश क्योंकि उसके प्रोडक्शन इतना ज्यादा फिश है, वो उसमें कमी नहीं होगी कभी। अगर आपने एकदम से, क्योंकि इतने सारे महासागर हैं और इतनी फिश है, लेकिन हम इसको भी ओवर फिशिंग कर रहे हैं। किसी एक जगह पे अगर खत्म हो गई तो वहां बनने में बहुत टाइम लगता है। नॉन रिन्यूएबल में बाकी सब आ जाएंगे, चाहे आप लोहा कहें, पेट्रोलियम कहें, चाहे आप मिट्टी कहें। मिट्टी को उस तरीके से बनने में, क्योंकि मिट्टी बनने में पत्थर का उपयोग होता है, पत्थर बहुत सालों में मिट्टी बनाती है, तो बहुत समय लग जाएगा इसमें। चाहे गोल्ड हो, पर्ल्स हो, गोल्ड मतलब आपका सोना, ये आपकी मोती हो गया, पर्ल्स, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी मैंने दिया है।